नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का रियल न्यूज एंड एनालिसिस वाईफाई स्टडी 2.0 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस, तो आपका आज के सेशन में स्वागत है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ और पढ़ना शुरू करिए। क्या कुछ खास है आज के सेशन में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जान लीजिएगा कि हमारे शुरुआती 5 सवाल प्रॉपर एनालिसिस के साथ हैं और उसके बाद वाले जो सवाल हैं वो आपके साथ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के रूप में हैं, तो आप उसे पढ़ते हुए चलें और जो भी महत्वपूर्ण हो उसे लिखते हुए चलें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। सबसे पहली सुर्खी आज की जो बनी है वो ये है कि साथियों, हाल ही में जो यूएनजीए का सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशन गवर्निंग एसोसिएशन जो है यूएनजीए, उसकी बैठक शुरू होने जा रही है। नंबर दूसरी जो महत्वपूर्ण वो है वो ये कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए एक विधेयक पास कर दिया गया है। चर्चा करेंगे नीट परीक्षा को रद्द करने वाला विधेयक क्या है और किस बारे में चर्चा यहां पर होने वाली है। नंबर तीसरा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। चर्चा करेंगे हम कि राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या है और क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से सेबी ने हाल ही के अंदर अलाउ किया है T+1 डे ट्रेड। ये T+1 क्या होता है, आज शेयर मार्केट के बारे में कुछ बेसिक्स आपको और सिखाएंगे। इसी के साथ ही जो व्हाट्सएप है जो एप्पल है, उसके अंदर कौन सी ऐसी परेशानी थी, यानी 4C डेंट्री के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सेम डे ऐसा क्या होता है, या फिर इसको शब्द दिया जाए जीरो डे 4C डेंट्री। एप्पल के अंदर ऐसा कौन सा स्पाईवेयर है जिसका उपयोग करके जो पेगासस नाम से आपने वायरस का नाम सुना था, जो कि एनएसओ इजराइल के द्वारा बनाया गया था, वो काम कर रहा था। आज के सेशन में चर्चा की जाएगी, इसके बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके अंदर जान लीजिए कि एडीए के द्वारा तेजस एम के 2022 की शुरुआत जो है वो की जाएगी। 2023 में इसकी पहली उड़ान शुरू की जाएगी, चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आईएनएस तबर जो है वर्तमान में सूडान की सेना के साथ समुद्री अभ्यास कर रहा है, इसके बारे में आप जानेंगे। भारत और सिंगापुर ने यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है ताकि उपयोगकर्ताओं को कम समय में ही ज्यादा फंड ट्रांसफर करने की सुविधा मिल सके। इसी प्रकार से हैदराबाद स्थित जो फसल अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है आईक्रीसैट, को उप सहारा महाद्वीप के अंदर सुरक्षा सुधार के लिए अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंफॉर्मेटिव खबर है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए कुशलतापूर्वक नए तरीके पेश करने की हाल ही में योजना बनाई है। क्या योजना है ये हम जानेंगे। 36,000 गांवों में आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगी, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। चर्चा करेंगे कौन सी योजना है। स्काई रूट एरो स्पेस जो है वो इसरो के साथ औपचारिक रूप से पहला स्पेस टेक स्टार्टअप बन जाएगा। चर्चा करेंगे ये स्टार्टअप क्या करने वाला है। न्यायमूर्ति वेणुगोपाल को एनसीएलटी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था और आज आप पढ़ेंगे एम वेणुगोपाल जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष बन गए हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। सुजाना क्लार्क जो है वो फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीती हैं। चर्चा करेंगे क्या है ये। हिंदी दिवस हाल ही में 14 सितंबर को मनाया गया, इसका इतिहास क्या है, ये सारी बातें आपके सामने डिटेल से बताई जाएंगी। यदि आप चाहते हैं बेसिक्स से अपना स्टैटिक जीके मजबूत करना तो अनअकैडमी पर आपका स्वागत है, क्योंकि वर्तमान में जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, नेक्स्ट वीक से यहां वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होने जा रहा है एसएससी कैटेगरी के अंदर। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल एसएससी कैटेगरी सब्सक्रिप्शन। सबसे जरूरी जानकारी जो आपके लिए है वो ये है, क्योंकि एसएससी कैटेगरी के अंदर तो ऑफर जो था वो तो आपके पास ऑलरेडी है, हमने आपको बता दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी हो तो स्वागत है। सबसे जरूरी जो शानदार ऑफर इस समय आ रहा है वो है यूपीएससी कैटेगरी में। यूपीएससी कैटेगरी का ऑफर ये है कि आप लोगों को यूपीएससी कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन कभी 57,000 का हुआ करता था, वो सब्सक्रिप्शन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है 46,000 में। यानी कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में अनअकैडमी आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 46,000 रुपीस में उपलब्ध करा रही है। पॉइंट नंबर 1 तो सुनिए कि इसमें क्या क्या दे रहे हैं, फिर से जान लीजिए। हर दिन बता रहा हूं, 17 तारीख तक का ऑफर है, यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली, प्रीलिम्स का पूरा कोर्स, जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबका प्रीलिम्स का कोर्स, सबका मेंस का कोर्स, और तीसरा
सबका ऑप्शनल कोर्स। ऑप्शनल में आपको 19 ऑप्शनल्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध होंगे, जिनकी लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, जिसके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो मन में आए, हिंदी मीडियम मन में आए, इंग्लिश मीडियम मन में आए। असल में यूपीएससी के एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे यह नहीं पता होता कि वो कौन सा मीडियम सेलेक्ट करे। यूपीएससी स्टूडेंट हमेशा इस बात को लेकर के एक ही सवाल उनका होता है, सर हम समझ तो लेते हैं अंग्रेजी लेकिन लिख नहीं सकते। तो कोई बात नहीं ना, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको यूपीएससी में इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश की क्लासेस पढ़ के देख लीजिए। हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ के देख लीजिए। अनअकैडमी आपसे एक ही फीस वसूलती है, दैट इज 46,000। ठीक है, इस फीस के अंदर आप लोगों को कोई सा भी मीडियम कंटिन्यू करना है। आपको लगता है सर मैं हिंदी में टेस्ट देके देखूंगा, तो अनअकैडमी वालों को पता चल जाएगा ये हिंदी मीडियम का है। अरे भाई, आपको जो टेस्ट देना है देके देखिए, आपकी कॉपी उसी भाषा में चेक होके आ जाएगी। ठीक है, सर मैं ऑप्शनल कौन सा देखूं, मुझे तो मन करता है कि मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन एक सीनियर भैया है उन्होंने कहा फिलॉसफी अच्छी है। तो कोई बात नहीं भाई, तुम दोनों पढ़ के देख लो, तुमको जो जमे उसको कंटिन्यू कर लेना। अनअकैडमी आपसे एक ही बार पैसा ले रही है, दैट इज 46,000। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैं आपको अन्य जानकारी दे देता हूं। इसमें आपको सारी की सारी जो किताबें हैं ना, जो 20 किताबें आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट हैं, वो पूरी किताबें इसमें दी जा रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने कई दिन से देना शुरू कर रहा हूं वो ये है, आप लोगों को अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो इजी ईएमआई ऑप्शंस क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध हैं। दूसरा, यदि आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए फ्री लोन यानी इंटरेस्ट फ्री लोन भी अनअकैडमी आपको फीस के ऊपर कर रही है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से आप लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा करके मात्र 3,000 रुपए की कॉस्ट में या 3,500 रुपए की कॉस्ट में अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन उपलब्ध करा रही है। तो आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। डन। चलिए, इसके अलावा आज का मोटिवेशन क्या है वो जान लीजिए। मोटिवेशन है साथियों, इफ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, एंड इफ यू कांट चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत जरूरी भी है। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ चीजें पसंद नहीं होती। पसंद नहीं होती से मतलब है, सर मेरे को मेरी कुर्सी पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं भाई बदल लो। सर मुझे मेरा घर पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई बदल लो। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप घर बदल सकते हैं पसंद ना आते ही, ठीक है, नहीं आता तो अब अपना थोड़ा तरीका बदलिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सोच जो है ना वो आपकी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। आप परेशान हैं कि मुझको मेरा घर पसंद नहीं है, मजबूर हैं कि आप बदल नहीं सकते। ये जो शब्द है ना मजबूरी, ये आपका जो मतलब आपकी जो सबसे बड़ी ऊर्जा है ना, आपकी सोच की जो ऊर्जा है उसे घटा देती है, उसे हाफ कर देती है, सीधा 1/2 कर देती है। रीजन क्या है ना, यदि हमको यह समझ में आ गया कि यार मैं इसको कर सकता हूं तो बदल दो, नहीं आ सकता तो उसे ही अपना एटीट्यूड बना लो कि यार ये मेरी सुविधाएं हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। जैसे बचपन में ना मैं साइकिल से स्कूल या कॉलेज जाया करता था, स्कूल भी गया कॉलेज भी गया साइकिल से, इवन आईआईटीज में भी साइकिल ही चलती है। लेकिन जब हम स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल से पढ़ा हमेशा, सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो हम अपनी साइकिल वही 22 इंची साइकिल एटलस की बढ़िया वाली दूधिये वाली उड़ाते ले जाते थे। लेकिन उस समय कई बच्चे ऐसे होते थे जो प्राइवेट स्कूल जाते थे, बढ़िया से घर वालों ने उनको जो है वो उस समय हीरो पुक चला करती थी वो दिलवा रखी थी, या कोई मोपेड करके कोई बाइक आती थी वो दिलवा रखी थी। कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जो थोड़े अच्छे स्कूल जाते थे, वो कार से भी उनके घर वाले छोड़ने जाते थे। उस समय ऐसा एहसास होता था कि यार अपन कहीं ना कहीं इनकी तुलना में आर्थिक रूप से उतने समृद्ध नहीं है जितने ये हैं। लेकिन एटीट्यूड की बात देखिए, मेरे पास विकल्प क्या था कि या तो मैं साइकिल से जाना बंद कर दूं, या तो मैं घर वालों से जिद करूं कि मुझे भी कुछ दिलाइए। घर वालों के पास में उस समय कहने के लिए आवश्यकता नहीं थी कि साहब नहीं करवा सकते हम, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार से थी। तो अपन ने एटीट्यूड बदला। एटीट्यूड क्या बदला, यार क्या हो गया यार, साइकिल चलाने से मैं सेहत से फिट रहता हूं, सेहत से फिट रहता हूं इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूं। और अब मैं तो उस आदमी को अपना आइडियल मानूंगा जो तैर के स्कूल जाया करता था। अपन की स्टोरी के अंदर हीरो वो हो गए जो पैसे वाले नहीं थे, अपने हीरो वो बन गए जो नदी तैर करके पढ़ने जाया करते थे। अब आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन थे वो जो नदी तैर के पढ़ने जाते थे। कहने का अर्थ क्या है, आप यदि चीजें बदल सकते हैं बदल दो, नहीं बदल सकते एटीट्यूड बदल लो। एटीट्यूड बदल करके ये एटीट्यूड ले आओ कि अपन बेस्ट है जिस चीज में है। फायदा क्या होगा कि आपकी ऊर्जा है ना वो सकारात्मक रहेगी, आप निराश नहीं होंगे, इस कंपैरिजन में निराश नहीं होंगे कि क्या होगा जीवन में। ये बहुत बड़ा फलसफा है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसी चीज के कारण परेशान रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, मुझे ये नहीं आता, उसको तो ये आता है। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास जो है ना उसी का एटीट्यूड धारण करिए ना। क्या पता आपके अंदर एक ही अच्छाई हो लेकिन उसका भी आप एटीट्यूड धारण करिए तो वो भी आपको फायदा दे जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन के अंदर।
हाँ जी, मेरे साथ हैं मनीषा, प्रिंस, तीरथ, इरफान, शिवानी, हेमंत, तीरथ, काजल, बबीता, तीर्थराज, शुभम, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन जी, एलबीएस के बारे में जानकारी आ गई है, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, तो शुरू करें आज के सेशन को। आज के सेशन के अंदर बहुत सारी जानकारियां हैं। सेशन जब भी चले, कोई सा भी चले, चाहे वो कोई इशू का सेशन हो या सवाल हो, आप अपने हाथ में पेन पेपर लेके जरूर बैठे रहें। जो आपको बातें आती हैं उन्हें ना लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे डाला, अब ये इशू शुरू हो रहा है, इसमें हो सकता है आपको काम की 2 ही बातें ऐसी लगे जो आपको नहीं आती थी, बाकी आपको सब आता हो क्योंकि आप इतने समय से पढ़ रहे हैं। उन बातों को भी लिख लीजिएगा, है ना, उनको पेन डाउन करते चलिए, उनको आप नोट करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज साथियों, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है और इसकी क्या है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इससे क्यों पढ़ रहे हैं हम। यूनाइटेड नेशन की जो जीए है, जनरल असेंबली है, उसकी मीटिंग होने जा रही है। न्यूज पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन के अंदर हाल ही के अंदर यूएनजीए की बैठक होने जा रही है। यूनाइटेड नेशन की 76th जनरल असेंबली की मीटिंग होने जा रही है। अब इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ रहेगा, ये सारी चीजें अब चर्चा का विषय बन चुका है। एक बार के लिए ध्यान से सुनिए साथियों, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कौन सी तारीख को हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। ईयर मैं बता देता हूं, 1945 में हुई थी। 1945 को अगर दिमाग में रखते हो तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 75वीं वर्षगांठ यूनाइटेड नेशन की स्थापना की मनाई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के जस्ट अगला जो वर्ष है दैट इज 76th। याद करिए जो 75th था ना, 75th पूरी तरह वर्चुअल मोड में हुआ था। वर्चुअल बोले तो सब लोगों ने अपने अपने देशों में रहकर के ही राष्ट्र अध्यक्षों ने यूनाइटेड नेशन की बैठक को ज्वाइन किया था। लेकिन अब यह बैठक इन पर्सन होने जा रही है। इन पर्सन बोले तो यहां सब लोग, नेता लोग जाकर के ज्वाइन करेंगे। 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो साथियों, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना का वर्ष 75वां था वो तो वर्चुअली निकल गया। टेक्निकली देखा जाए तो ये 76वां वर्ष जिसमें सब लोग मिलेंगे आपस में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 75वीं पे नहीं मिल पाए थे, पहली चीज। दूसरी बात, कितनी महत्वपूर्ण होती है ये बात, तो इन न्यूज के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बता दो, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहां पर है। अमेरिका में है, ये तो ठीक है। शहर कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं आपको एक न्यूज और जोड़ के बताता हूं, ध्यान से सुनिए साथियों। मोदी जी, बाइडेन साहब और 109 दुनिया के ऐसे नेता हैं जो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को नेक्स्ट वीक अपने द्वारा बोलेंगे। अर्थात इस मीटिंग के अंदर यानी ऐसे स्पीकर काम करेंगे, यानी बात अपनी रखेंगे। अच्छी बात है। तो सर ये जो सेशन है, ये सेशन के अंदर मोदी जी समेत जो 109 वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये अपनी बात इंडिया में बैठे बैठे रखेंगे या वहां जाके रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क के अंदर है। बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मोदी जी इस सेशन में नेक्स्ट वीक बोलेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि ये अमेरिका जाएंगे। और जब अमेरिका जाएंगे तो बाइडेन जब से चुनाव जीते हैं तब से अभी तक पर्सनली मोदी जी से बातचीत नहीं हुई। मोदी जी इन पर्सन एज ए प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, इनसे बातचीत नहीं हुई। तो देश के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली मुलाकात होगी, इसलिए भी यह मीटिंग खास हो जाती है। अब आप देखिए बाइडेन ने कितना दिमाग लगाया है। बाइडेन जनवरी में चुनाव जीत के आए और चाइना को उन्होंने धमकाने के लिए मार्च में मीटिंग बुलाई थी। अगर आपको याद हो तो क्वाड की मीटिंग बुलाई थी। रिलेट करिए, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने मिलकर के एक क्वाड की मीटिंग मार्च में बुलाई थी। उस मार्च में ये सब लोग अपने अपने कैमरे खोल के बैठ गए, जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, ऐसे इन लोगों ने भी वहां बात करी थी। लेकिन अभी क्या होने वाला है, ये बात आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या है, जरा इधर पढ़िए साथियों, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जरा इसे देखिए क्या लिखा हुआ है। बाइडेन टू होस्ट प्रधानमंत्री अदर क्वाड लीडर्स एट फर्स्ट इन पर्सन समिट नेक्स्ट वीक। इन पर्सन का मतलब हुआ यानी सशरीर उपस्थित होने वाले हैं। अभी तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी क्वाड की, तो क्वाड की मीटिंग मार्च में तो हुई थी वर्चुअल बोले तो जैसे आप मुझसे इस समय वर्चुअली पढ़ रहे हैं, आप अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ में इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। एग्जैक्टली साथियों, यहां पर
अब कौन सी मीटिंग होने जा रही है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की 76th काउंसिल के अंदर इंडिया जा रहा है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री वहां पर भाषण देंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अमेरिका जाएंगे और बाइडेन से बिना मिले आ जाएंगे, ये हो नहीं सकता। बाइडेन से भी मिलेंगे, बाइडेन सबको टाइम दे दें, ये दूसरी बात है। बाइडेन मिलने के लिए इंडिया को समय दिए, इंडिया के साथ मिलकर के अब वो क्वाड कंट्रीज को एक साथ बिठा रहे हैं कि आओ अपन लोग अब मिल रहे हैं तो आपस में बैठेंगे। इससे मिर्ची किसको लगेगी? चाइना को। चाइना का बयान भी आ चुका है कि एशिया पैसिफिक में इससे कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, चाइना ने हमारे लिए क्या बोला? एशिया पैसिफिक। अमेरिका हमारे लिए क्या बोलता है? इंडो पैसिफिक। चाइना ने कहा एशिया पैसिफिक में ये लोग चारों लोग बैठ करके चाइना को टारगेट करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि भैया आइए बातचीत करते हैं। तो यहां पर आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। कब है ये मीटिंग? तो आप तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है इंपॉर्टेंट इस दिन? इस दिन साथियों इन पर्सन क्वाड समिट होगी। कौन सी तारीख के दिन? 24 सितंबर को। अब मैं आपको एक तारीख और बता देता हूं, यहां में क्वाड समिट होगी और इसके तुरंत बाद 25 तारीख को मोदी जी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की इसी जनरल असेंबली के अंदर भाषण देंगे। यानी कि मोदी जी की अमेरिका यात्रा समझ में आ गई होगी कि क्यों होने वाली है, कब होने वाली है, कितने सारे ऐतिहासिक काम एक साथ होने वाले हैं। पहली बार मोदी जी और बाइडेन साहब मिलेंगे आपस में। दोनों का मिलना भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के लिए क्वाड कितना इंपॉर्टेंट है इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का भाषण अगले दिन है, उससे पहले आपस में मिलेंगे, अर्थात भाषण की रूपरेखा भी तय हो सकती है कि क्या बोला जाएगा। उम्मीद है आपको यह डिप्लोमेसी समझ में आ रही हो। आइए अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन गवर्निंग काउंसिल के ऊपर, जिसका 76th सेशन शुरू होने जा रहा है 21 सितंबर से और यह चलेगा 30 सितंबर तक। अभी क्या है ना जी, 14 तारीख के दिन भी ये लोग आपस में एक बार मिलने थे, क्योंकि प्रेसिडेंट का निर्वाचन होना था, तो वो काम हो लेगा। तो इसकी जो सभा शुरू हो रही है वो 21 सितंबर से है और 21 सितंबर वाले दिन बाइडेन आकर के इसका शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना। 76th सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो साथियों ये जो आपको दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ये कौन है जिनको आप लोगों ने रिसेंटली बधाइयां प्रेषित की थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 193 देश बैठते हैं। इन 193 देश के अंदर अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो हैं मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर। मालदीव्स जो कि भारत का मित्र है, उसके फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो यूनाइटेड नेशन गवर्निंग ये जो जनरल असेंबली है इसके अध्यक्ष चुने गए थे जून में, हमने पढ़ाया था आपको। अब विधिवत रूप से इनका निर्वाचन किया जाएगा। पहले तो वर्चुअली हो गया था, अब ऑफिशियली कर देंगे कि आइए सर, आई गए हैं तो सीट पर भी बैठिए। तो ये वाला जो प्रक्रिया है ये होगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से इनका जो है यही उस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यूएन के बारे में भी दे देता हूं। साथियों आप सबको मालूम है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सबसे मेजर बॉडी है, यानी एक प्रकार से समझिए जैसे देश के अंदर संसद होती है, ऐसे ही दुनिया की जो संसद है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसे ऐसे ही मैच करिए, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देश की संसद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की दुनिया की संसद जो है ना वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। जैसे देश की संसद आप दिल्ली में देखते हैं, जैसे हमारी संसद के अंदर से कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर से भी कैबिनेट के मिनिस्टर यानी कि सबसे पावरफुल लोग होते हैं। वो पावरफुल लोग कौन है? वो है साथियों सिक्योरिटी काउंसिल। तो साथियों यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 तो मेंबर परमानेंट हुए, कैबिनेट रैंक के मंत्री हुए और दूसरे राज्य मंत्री लेवल के हुए। बाकी बचे कितने लोग? 10 लोग। तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 15 लोग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसी के साथ जुड़े हुए ये सारे की सारे अंग हैं। कौन कौन से? सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हुआ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, है ना। यूएन की अन्य जो बॉडीज हैं उनके अंदर ये छोटी मोटी बॉडीज हुई। अब इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल करता है। इस समय कौन है यहां के महासचिव? तो साथियों यहां के महासचिव हैं
एंटोनियो गुटेरस, जिनको दोबारा से भी निर्वाचित कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, इसकी मीटिंग होने जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली काम कौन कौन से करती है, तो इधर देखिए साथियों, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के जो प्रमुख कार्य हैं कुछ इस प्रकार से दिखती है ये जनरल असेंबली। यहां देशों के यानी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाके बैठते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना कहां हुई थी, मतलब कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। ये मेजर काम क्या करेगी साथियों, तो यहां पर बहुत सारी चीजों पर चर्चाएं होती हैं, जैसे यहां पर मानव अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा होती है, यहां पर एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कम्युनल, कल्चरल, बजट के मैटर, पीस कीपिंग फोर्सेस कहां भेजनी है, इंटरनेशनल लॉ क्या होने हैं, इन सब के बारे में यहां चर्चा होती है। यानी ये एक प्रकार की ओपन डिबेट करने की जगह है जहां दुनिया के सारे देश आकर अपना मसला रखते हैं। यानी समझिए ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। कहां पर है बेटा ये साथियों, इसकी स्थापना कहां हो रखी है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। कितने लोग हैं इसके अंदर, 193 जो है यहां पर देश बैठे हुए हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो इसकी मीटिंग है, इसके बारे में मैंने सारी जानकारी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लिखना चाह रहे होंगे लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चीजें चली जा रही हैं, परेशान मत होइए। ये सारा की सारा कंटेंट आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बस आप इंतजार करिए, क्लास को पढ़ते चलिए। जो बातें नहीं आती अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिए, क्योंकि दोबारा आप इस वीडियो को देख नहीं पाते। ऐसी स्थिति में फटाफट जितना जरूरी बात हो उतना लिख लीजिए। यहां जो भी मैं दिखा रहा हूं एज इट इज सारी की सारी स्लाइड्स आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको यह मुद्दा समझ में आ गया होगा। एंटोनियो गुटेरस उस सेक्रेटरीट के महासचिव हैं। ठीक है ना, जैसे अपने कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ऐसे एंटोनियो गुटेरस वहां के महासचिव हो गए। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको यह बता दिया क्या क्या कार्य होंगे, और इस बार की जो थीम रखी गई है जो कि सामान्यतया एसएससी लेवल के एग्जाम या रेलवे लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है, इस बार की जो थीम रखी गई है वो है बिल्डिंग रेजिलिएंट थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू नीड ऑफ द प्लेनेट, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ पीपल एंड रिविटलाइज द यूनाइटेड नेशन। देख करके ही कहीं दिख जाएगा तो भी आंसर करिए आओगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की बात लिखी है, 3 लाइन का यहां पर थीम दिया हुआ है। ऑप्शन में लिखने वाला इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं करेगा। हो सकता है कहीं लिखित में ले लिया जाए तो बात अलग है, अदरवाइज देख करके भी अंदाजा लगा लोगे कि थीम क्या है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें हमने जो बताई ये समझ में आ गई होंगी, क्या कुछ होने वाला है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल हैं जो कि यूएन से रिलेटेड हैं, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशंस आर नेसेसरी in order to strengthen its effectiveness in the multilateral organization. Discuss in the light of need of the reform in the current UN system. यूनाइटेड नेशन के अंदर यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जैसे हाल ही में हमें यह जानकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई कि जो हरियाणा के अंदर अभी एचसीएस का एग्जाम हुआ था, हरियाणा सिविल सर्विसेज का, उसमें हमारी क्लास से यानी जो भी करंट अफेयर के सवाल थे, शायद ही कोई सवाल ऐसा बचा होगा जो हमारी क्लास से नहीं था। हमारा प्रयास है कि हम उन सवालों को अपने टेलीग्राम पर आपके साथ शायर साझा कर देंगे ताकि आप भी देख लें कि कौन से प्रश्न हमारी क्लास से आए। आपको लगेगा कि यार इतने आसान पेपर में अंदर अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम भी दे लेंगे। हालांकि हरियाणा के अंदर अपने और खुद के सब्जेक्ट्स भी चलते हैं, वो तो हम अपनी क्लास में डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो हमारा सिलेबस हम डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें एज इट इज उठ के आई हैं। आपको बड़ा प्राउड फील होगा। तो जब मैं आपको ये लाइन बोलता हूं ना कि ये सवाल महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें कृपया करके खुद भी लिख लिया करिए कि सर ने इंपॉर्टेंट बोला है ना। ऐसे ही ये यूएन के लिए आज तक सबसे ज्यादा प्रचलित जो सवाल है स्टेट पीसीएस के मेंस की राइटिंग में और यूपीएससी के मेंस की राइटिंग में, वो यही है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है। और एक यूएन का जो सबसे प्रचलित सवाल है वो ये कि यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जाता है। क्रिटिकली एग्जामिन करिए, आलोचनात्मक विवेचन करिए कि यूनाइटेड नेशन आज के समय पर कितना यथार्थ रूप से सार्थक है, यानी कि ये है तो अच्छा है, ये नहीं होता तो क्या होता। जिसमें आप प्रश्न के आंसर में लिखते हैं कि ये नहीं होता तो अब तक वर्ल्ड वॉर 3 हो गया होता, है ना। दुनिया के बहुत सारे मसलों में आप यूएन की सार्थकता बताते हैं, वहीं पर इसकी विफलता के रूप में आप पॉइंट गिनाते हैं कि इसमें इंडिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर
प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बहुत सारे देशों में अत्याचार हो रहे हैं। आप दोनों ही बातें लिखते हैं। जब आपसे कहा जाता है आलोचनात्मक विवेचन करिए, तो आपको वहां पर सलाह भी देनी होती है कि कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है। तो अंत में आप अपनी सलाह भी लिख दीजिए। तो यूनाइटेड नेशन से कुल मिला के 2-3 प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनका अभ्यास कर लिया करिए, है ना। तो ये मतलब जितना ज्यादा आप रिफाइन आंसर लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। जमे जमाए आंसर पर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या कहा आपसे। चलिए साथियों, देश का एक मुद्दा हमने आज सेकंड नंबर न्यूज पर ही ले लिया है। न्यूज यह है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीट का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम से बाहर होने की घोषणा कर दी है कि हम इसमें नहीं बैठने वाले। जो नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये तो जानते होंगे कि नीट का एग्जाम क्या होता है। जो नहीं जानते, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है या उनके घर में कोई साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं है, उन्हें मैं बता देता हूं। जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, ऐसे ही अगर आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है, मेडिकल बोले तो आपको एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना है, बैचलर्स लेनी है अगर आपको मेडिसिन के अंदर, या फिर आपको बीडीएस करना है या होम्योपैथी करना है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है जो कि इंडिया लेवल पर आयोजित करवाया जाता है। उसका नाम होता है नीट एग्जामिनेशन। हाल ही में यह सुर्खियों में काफी है। राजस्थान में तो इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसके पेपर की लीक की घटना निकल करके आई है, लेकिन पूरे देश के अंदर यह सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक है। आईएएस, आईआईटी और नीट, ये 3 ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके देने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट का समझा जाता है कि भविष्य सिक्योर हो गया है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर साथियों नीट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, पैन इंडिया लेवल पर करवाया जाता है। इस एग्जाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 12th के बाद दिया जाता है। यदि आप इसमें पास होते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। ठीक बात है। न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि तमिलनाडु ने कहा है कि वो नीट के एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि उसने अपने यहां पर विधेयक पारित कर दिया है कि नीट हमारे लिए नहीं है, हम अपने बच्चों को नीट नहीं दिलवाएंगे। इसके लिए बकायदा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा के अंदर एंटी नीट बिल भी पारित कर दिया कि भैया हमारे बच्चे नीट नहीं देंगे। और पारित करके यहां पर मजेदार बात यह हुई कि यहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल है एआईडीएमके जो है उसने भी इस बिल का समर्थन किया। एमके स्टालिन की सरकार है इस समय, डीएमके की सरकार है। सरकार जो बिल लाई उसका अपोजिशन ने भी समर्थन किया, अधिकांश पार्टीज ने समर्थन किया एक्सेप्ट बीजेपी, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और वही पेपर करवा रहे हैं, यानी सत्तारूढ़ केंद्र से पेपर हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर साथियों, यानी सारे के सारे लोग बहुमत से यही चाह रहे हो कि यह पेपर नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य के बच्चों के लिए यह पेपर नहीं होना चाहिए। फिर आप पूछेंगे तो भाई एक बात बताइए, इनके राज्य के बच्चे फिर डॉक्टर नहीं बनेंगे क्या? नीट के थ्रू ये जाएंगे तो पेपर के माध्यम से ये डॉक्टर नहीं बनना चाहते क्या? चाहते क्या है फिर ये लोग? नहीं नहीं। इन्होंने इसका विरोध क्यों किया, इसके पीछे का कारण पहले समझिए, और समझने के बाद में फिर हम यहां पर कंक्लूड करेंगे कि यहां पर क्या कारण निकले जिसके कारण इसका विरोध हुआ, है ना। तो चलिए एक एक करके यहां पर बात करते हैं। जब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की असेंबली के अंदर अगर नीट का विरोध हुआ तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो निकला वो ये था कि हाल ही में यहां पर एक बच्चे ने सुसाइड किया। अब सुसाइड की घटना जैसे ही निकल करके आई, तुरंत यहां की सरकार जो कि लंबे समय से प्रॉमिस कर रही थी कि हम नीट का एग्जाम नहीं कराना चाहते, उसने कहा कि साहब हम नीट का एग्जाम नहीं करवाएंगे। अब साथियों इसके अंदर थोड़ी सी बात भी जान लीजिए। बात कुछ इस प्रकार से है, नीट के एग्जाम के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें तमिलनाडु सरकार का मानना है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तमिलनाडु सरकार यह मानती है कि जो हमारा पेपर होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें तमिलनाडु के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर और जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं, जिन्होंने बढ़िया कोचिंग से पैसे से पढ़ाई की हुई है या फिर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से जो पढ़े हुए हैं, उनके द्वारा उस क्षेत्र के अंदर जो तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं वहां एडमिशन ले लिया जाता है।
ऐसे समझिए कोई दिल्ली का बच्चा है जिसने बढ़िया से कोचिंग पढ़ रखी है, या कोई कोटा का बच्चा है जिसने बढ़िया से कोचिंग पढ़ रखी है, बढ़िया पैसे वाला लड़का या लड़की जो भी है, उसने एग्जाम पास किया नीट का और पास करके वो सीधा पहुंच गया तमिलनाडु। अब तमिलनाडु जो वो बंदा पहुंच गया है वो जाकर के वहां के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और तमिलनाडु के जो लोकल बच्चे हैं वो उस एग्जाम के अंदर इतना अच्छे से, क्योंकि वहां कोचिंग कल्चर नहीं है, या फिर ये समझिए कि सरकार ये मानती है कि इन बच्चों के लिए इतनी अच्छी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है कंपटीशन के लिए वो नहीं है। सरकार का कहना है कि हम सोशल इक्वलिटी के खिलाफ पाते हैं नीट के एग्जाम को, क्योंकि यहां पर जिसके पास धन है वही दे सकता है पेपर, गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता। इसके लिए हम एक विकल्प प्रदर्शित करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहां पर विकल्प में कहा है कि हम लोग 12th के आधार पर, जो बच्चे 12th में परसेंटेज लेकर के आएंगे उसी के आधार पर नीट के कॉलेजेस में, जो नीट के कॉलेजेस यानी तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेज बच जाएंगे इनमें एडमिशन दिलवाएंगे। अब आप सवाल पूछेंगे तो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में 12th के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा तो फिर भी वहां पे प्राइवेट स्कूल का बच्चा नंबर मांग सकता है? भाई हो तो सकता ही है ना कि अगर वहां पर कोई प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है उसने 12th में अच्छी परसेंटेज ले ली, सरकारी वाला फिर पीछे रह गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि गरीब को तो आप कहते हो कि सरकारी में पढ़ रहा है, पैसे वाला प्राइवेट में पढ़ रहा है, फिर क्या करोगे? वहां 12th के लिए परसेंटेज चलने लग जाएंगी। सरकार ने इसमें प्रोविजन दिया है। प्रोविजन यह है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों को 7.5% बेनिफिट देंगे। यानी कि अगर ऐसे समझिए कि कट ऑफ अगर मान लीजिए तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज के 90% गई 12th के अंदर, तो वहीं पर जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है वो 82.5% पर भी वो 90 के बराबर समझा जाएगा, नॉर्मलाइज कर देंगे उसको। सरकारी स्कूल वाले बच्चे को हम प्राथमिकता देंगे, यानी उठा करके उसको आगे धर देंगे। है मजेदार बात। यानी एक प्रकार से सरकार ने यह निर्धारित कर लिया कि किस प्रकार से हम इन दो चीजों को पैरेलली लाके खड़ा कर देंगे। फिर सवाल पूछा तो सर सरकार ने खुद के दम पर यह कर लिया या कोई से सलाह मशविरा भी किया है? सुन लीजिए साथियों, तमिलनाडु सरकार ने बकायदा इस काम के लिए एक रिटायर्ड जज हैं जो कि मद्रास हाईकोर्ट के हैं, जिनका नाम है A.K. राजन, उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। A.K. राजन कमेटी जो कि मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान लाने से पहले 86,000 लोगों से पूछताछ करी। यानी सभी लोगों को बुलाया, अलग अलग प्रकार के लोग जो नीट के पक्ष में थे, नीट के विपक्ष में थे, या कोई अल्टरनेट दे रहे थे, स्कूल वाले थे, कॉलेज वाले थे, सबको बुलाया और बुला करके पूछा कि बताइए क्या हम इसे हटा दें? A.K. राजन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन जुलाई में दी, और साथियों जिस दिन नीट होने वाला था उसी के मॉर्निंग में इन्होंने अपने यहां पर विधेयक पारित करके नीट से अपने आप को बाहर कर दिया कि हम नीट नहीं दिलवाना चाहते अपने बच्चों को। राज्य सरकार ने इसे हटा दिया, और कारण क्या बताया? राइट टू इक्वालिटी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया गया है इसमें, और वो पॉइंट क्या है? ये कहते हैं आर्टिकल 38 जिसमें कि सोशल जस्टिस की बात की गई है, यानी कि सामाजिक न्याय नहीं मिलता राज्य के बच्चों को। सामाजिक न्याय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि समाज के अंदर वो वर्ग जो कि सम्मानित है या जिसके पास पैसा है करवाने का है वो तो करवा लेता है एडमिशन, गरीब बच्चा नहीं आता। और फिर मुसीबत इन्होंने जो पकड़ी वो वास्तविकता में एक अच्छा पॉइंट भी है, और वो पॉइंट ये है कि भाई एक बार के लिए लोग एडमिशन तो ले जाते हैं हमारे पास आकर के, है ना, एडमिशन तमिलनाडु के कॉलेज से MBBS कर लिया, फिर करके और फिर वापस अपने राज्य चले जाते हैं। वापस अपने राज्य चले गए, इस वजह से तमिलनाडु के अंदर नौकरी करने के लिए हमें प्राइमरी जो हमारे PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर काम करने के लिए लड़के ही नहीं मिलते, वहां पर हॉस्पिटल जाने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं होता। इससे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। हम ऐसे लोगों को ही इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे राज्य से ही निकलेगा, हमारे राज्य में ही पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सवाल यह आएगा, क्या सर कोई राज्य ऐसे केंद्रीय स्तर पर होने वाले पेपर से अपने आप को बाहर कर सकता है? बड़ा सवाल है ये। और जैसा आपने कहा कि इन्होंने अपने आप को सोशल जस्टिस के अंदर, ये पाया कि सोशल जस्टिस नहीं हो रहा, समाज के सभी वर्गों में समानता होनी चाहिए, उसके खिलाफ ये चाहते हैं कि भाई ऐसा हो नहीं रहा, तो बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, कॉमन सा पॉइंट है, क्या ऐसे कोई राज्य बाहर निकल सकता है? कौन से कानून की इन्होंने सहायता ली जिससे कि ये लोग बाहर निकल गए? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। साथियों आपको मालूम होगा भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल से याद आया, आज सुबह 10 बजे तो क्लास है पॉलिटी के टेस्ट की, आज रात 9 बजे भी क्लास है, और वो रात 9 बजे क्लास है इंडियन पॉलिटी के वो बचे हुए आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें से 40 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको रिवाइज कराने हैं मुझे, उसकी क्लास रात 9 बजे है, आप उपस्थित हो जाइएगा।
ठीक है ना। तो रात 9 बजे आपकी क्लास ली जाएगी, उसमें उपस्थित हो जाइएगा। तो शेड्यूल की बात करता हूं, मैंने लास्ट वाले सेशन में शेड्यूल पढ़ाया था। अब सुनिए साथियों, तो यहां पर हुआ क्या, शेड्यूल 7 के अंदर हमारे यहां पर विषयों का बंटवारा कर रखा है। केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। याद रखिएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम चाहे मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, उसके बारे में कि वो केंद्र आयोजित करता है, एंट्रेंस एग्जाम संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में जानकारी समवर्ती सूची में डाली हुई है। समवर्ती बोले तो कनकरेंट लिस्ट में डाली हुई है। उसके अंदर एंट्री नंबर 25 कनकरेंट लिस्ट में कहता है कि परीक्षाएं जो हैं वो इस प्रकार से आयोजित की जाएंगी। फिर आप पूछेंगे एक बात बताइए, कनकरेंट लिस्ट में अगर कोई विषय है तो हमने तो यह पढ़ा हुआ है कि कानून केंद्र भी बना सकता है, कानून राज्य भी बना सकता है। तो अगर राज्य ने कानून बना दिया तो क्या राज्य का कानून माना जाएगा? आंसर है जी नहीं। तब तक माना जाएगा जब तक केंद्र कानून नहीं बना देता। अब चूंकि राज्य ने कानून बनाया है और अगर केंद्र भी एक ऐसा कानून बना दे कि कोई भी राज्य नीट के एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता, तो तमिलनाडु का यह विधेयक अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अर्थात केंद्र और राज्य की अगर समवर्ती सूची में लड़ाई हो तो केंद्र जीतता है, केंद्र के द्वारा कही गई बातें जीतती हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहां तक का सभी को पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राइट टू इक्वालिटी हमारे आर्टिकल 38 में भी है, प्रियम्बल में भी है। प्रियम्बल के अंदर जस्टिस की जो बात की गई है उसके अंदर सोशल जस्टिस की भी बात की गई है, और सोशल जस्टिस की स्थापना के लिए तमिलनाडु ने यह सारा कार्य किया है। आर्टिकल 38 को लाने के लिए इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैन कर दिया है। इन्होंने जिन फैक्ट्स की सहायता ली उन फैक्ट्स के अंदर इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो बच्चे बैठते हैं सामान्यतः 74% बच्चे उसमें से पास होते हैं, मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की होती है। तमिलनाडु 48% तक आता है। परसेंटेज के अंदर बताएं तो दिल्ली वालों का एवरेज नंबर 244 होता है, तमिलनाडु वालों का 144 होता है। 100 नंबर का डिफरेंस है। तो इनका पॉइंट जस्टिफाइड है और इन्होंने इस कारण से बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है तमिलनाडु के अंदर, स्क्रैप कर दिया है। और स्क्रैप कर दिया है कौन सी चीज, वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है ना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो जान लीजिए। सर मैं क्लास से निकल के कॉल कर रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आइए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है मैं आपको यहां पर बताने के लिए चल रहा हूं। साथियों अगला प्रश्न जो है वो अपने आप में इस समय इंडिया का एक बहुत ज्यादा चर्चित और मोस्ट डिस्कस्ड पार्ट है। क्या है चर्चित और डिस्कस्ड पार्ट? राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विरासत क्या है, क्यों चर्चा में है? आइए मैं आपको कुछ सुर्खियां दिखाता हूं, उससे हम सीधा यहां पर पहुंचेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर को, इधर देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक फाउंडेशन स्टोन रखा है। फाउंडेशन का मतलब होता है, मतलब शिलान्यास किया है, मतलब स्थापना करने के लिए कि भाई चलिए अब बनाना शुरू करिए। राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर 14 सितंबर से। क्लियर हो गया? यानी 14 सितंबर से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनाए जाने का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रख दिया गया है। अब आप पूछेंगे तो यह बात आपको जाननी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये कौन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि इनके पास में बहुत सारे क्रेडेंशियल्स जुड़े हुए हैं। क्रेडेंशियल्स जुड़े हुए हैं यानी कि इनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं। बहुत सारी में केवल एक लाइन में अगर मैं ये कहूं कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में यह है कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए भी वंस अपॉन ए टाइम इन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो जिस व्यक्ति को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया हो, निश्चित ही उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। फिर आप जानेंगे कि सर एक बात बताइए, इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए अगर नॉमिनेट किया गया था तो ये रिसेंट डेज के ही कोई व्यक्ति हैं या पुराने जमाने के कोई व्यक्ति हैं? साथियों बहुत पुराने जमाने के व्यक्ति हैं। बहुत पुराने जमाने से मतलब है 1886 में इनका जन्म हुआ था। 1 दिसंबर 1886 में, 1 दिसंबर 1886 में जिनका जन्म हुआ। और वो लोग आपको पता नहीं है, आज का इतिहास अगर आप उठाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री चाहे विपिन चंद्रा के माध्यम से पढ़ें या स्पेक्ट्रम के माध्यम से पढ़ें या आप अपनी बोर्ड की किताबों में से पढ़ें, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री उठाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहीं भी महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में कोई भी लाइन लिखी हुई नहीं मिलती।
अब जब आपको ये लाइन लिखी हुई नहीं मिलती तो आपके लिए लगता है कि ये तो शायद हमारे इतिहास में, देश की आजादी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहा होगा। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने 1915 में जब अंग्रेज भारत में थे तो इन्होंने पैरेलली एक सरकार बना ली थी। इन्होंने भारत के पैरेलली एक सरकार बना ली थी और वो सरकार भारत के बाहर अफगानिस्तान में जाकर बनाई थी भारत में शासन करने के लिए, और खुद उसके राष्ट्रपति बन गए थे 1915 में। यानी कि देश की पहली निर्वासित सरकार। सुभाष चंद्र बोस जी तो इनके अनुयायी थे। बोस साहब ने सेकंड टाइम में बनाया, फर्स्ट टाइम में ये बना लिए थे। कहीं इतिहास में जानकारी नहीं मिलती। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव के माध्यम से सरकार ने यह इनिशिएटिव लिया है देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के नाम पर कि जितने भी अनसंग वॉरियर्स हैं, जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी है या जिनके ऊपर ज्यादा विश्लेषण कहीं किया नहीं गया है, उन सबके बारे में प्रयास किया जाए कि उनका इतिहास भी बच्चों को पढ़ाया जाए। और वास्तविकता भी है साथियों, आजादी किसी एक या दो नेता के माध्यम से नहीं आई होती है। आजादी में हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, अपने प्राणों की बलि दी है, तब जाकर के जिस आजादी को आज आप और हम एंजॉय कर रहे हैं, तब यह हम तक पहुंची है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि सरकार जो है वो ऐसे लोगों को निकाल करके ला रही है। लेकिन इस अच्छे प्रयास में राजनीति भी साथ साथ चल रही है, और वो राजनीति का मुद्दा निकल करके ये आता है कि यूपी में होने वाले हैं इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह से पहले जो शब्द जोड़ा जा रहा है, दैट इज जाट राजा महेंद्र सिंह, पहला पॉइंट। और दूसरा यह पॉइंट जोड़ा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 3.6 एकड़ के आसपास जमीन, मैं एकदम 3.8 एकड़ जमीन जो है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा डोनेट की गई थी। तो यहां पर 2 पॉइंट पैरेलली और राइज होते हैं, और वो ये कि यूपी में इलेक्शन है, इसलिए वहां पे पश्चिमी यूपी के अंदर जो वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास है, नंबर 1। और दूसरा, इसमें कम्युनल रंग देने का प्रयास है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने राजा महेंद्र नाथ, ये जो आपके हैं, इन राजा जी के द्वारा इसके निर्माण में 3.8 एकड़ जमीन दी गई थी। लेकिन एएमयू में इनकी तो कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब तस्वीर नहीं है, या फिर इनके नाम पर कोई तस्वीर तो है लेकिन इनके नाम पर कोई कमरा नहीं बना हुआ है, इनके नाम के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं करी हुई है, वहीं पर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। तो ये 2 मुद्दे बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं। जिन्ना के मुद्दे के ऊपर मैंने रात को एक वीडियो किया था, आप देख सकते हैं। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, वो मैंने रात को समझा दिया है। अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में है। तो चलिए एक एक करके सारे मसलों पर बात की जाएगी। राजनीतिक बातों को परे रखते हुए हम कंक्रीट बातों पर चर्चा करेंगे और सारे मसलों को आप स्वतः ही समझते हुए चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यदि हम करते हैं आपके सामने, तो अलीगढ़ के अंदर साथियों वर्तमान में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया कि चलिए ये यूनिवर्सिटी बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, अलीगढ़ के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, 2 चीजें हो गई। पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूं कि अब हम इनको राजा जी बोलेंगे क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है, तो हम राजा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पश्चिमी, ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तर पश्चिमी जिले हैं। इन उत्तर पश्चिमी जिलों के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां आपको अलीगढ़ दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ ही है, दिल्ली से 160-70 किलोमीटर के आसपास है। इस अलीगढ़ के नजदीक साथियों एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हाथरस। यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। साथियों, इस हाथरस जिले के अंदर एक तहसील है, एक रियासत है। उस रियासत का नाम है साथियों मुरसान। अगर आप में से कोई उस जगह का विद्यार्थी हो तो यह कंफर्म भी कर सकता है, उस जगह का नाम है मुरसान रियासत। तो साथियों अलीगढ़ के नजदीक जो है यहां पर एक रियासत है जिसका नाम है, एक जिला है हाथरस, वहां पर एक रियासत है जिसका नाम है मुरसान। उस मुरसान के राजा हुआ करते थे राजा महेंद्र प्रताप। क्लियर? पहली चीज तो यह समझिए। जन्म हुआ था इनका 1 दिसंबर 1886 को, और साथियों जन्म के बाद से लेकर के इनके बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चित बात है वो ये है कि इन्होंने 31 साल, अब ये फैक्ट है जिसे आप याद भी रख सकते हैं, 31 साल 8 महीने देश के बाहर गुजारे। यानी कि ये देश से बाहर रहे, और उन्हीं बाहर के रहे हुए क्षणों में
1915 के अंदर, इन 1915, जब ये 1915 में थे तो 1915 में इन्होंने अफगानिस्तान में भारत के पैरेलली सरकार बना दी थी। अब ये क्या कहानी है, आइए मैं बताता हूं साथियों। आपको यदि याद हो तो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ, जैसे आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर, मैं थोड़ा सा पहले आगे जाकर के इसलिए बता दे रहा हूं कहानी को, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार से जर्मनी और जापान से दोस्ती की बात की थी कि अंग्रेजों को यहां से भगा दो, क्योंकि अंग्रेजों के दुश्मन जापान और जर्मनी इस पर अटैक करने आ रहे हैं। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम अंग्रेजों की मदद क्यों कर रहे हैं, हम जापान और जर्मनी की मदद क्यों नहीं करते। इस कारण से जापान मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने निर्वासित सरकार बनाई थी, यानी भारत के बाहर आजाद हिंद फौज की मदद से सरकार बनाई थी, आपने पढ़ा हो तो। ऐसे ही राजा महेंद्र प्रताप जो हैं, इन्होंने साथियों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो 1914 से 18 के दौरान चल रहा था, इस दौरान इन्होंने देश से बाहर जाकर के अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए इन्होंने जापान और जर्मनी से मित्रता का दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि अगर देश से अंग्रेजों को भगाना है तो क्यों ना जापान और जर्मनी से दोस्ती कर ली जाए। उस समय रशिया भी थोड़ा विरोधी हुआ करता था, बोले चलिए रशिया से दोस्ती कर ली जाए। इस काम के लिए ये बिना इंडिया का पासपोर्ट बनाए। अब एक बात यहां पर और भी महत्वपूर्ण है, ये पासपोर्ट बनवाने गए भी थे, पासपोर्ट ऑफिस देहरादून गए थे, लेकिन वहां पर इनका पासपोर्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि इन्होंने एक अखबार में सरकार विरोधी कोई बात लिख दी थी। तो इनके बारे में पहले से इंटेंशन पता था कि ये सरकार को नहीं चाहते, यानी कि मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं चाहते, इसलिए पासपोर्ट तो नहीं बना। लेकिन ये बिना पासपोर्ट के 15 से अधिक देशों की यात्रा कर सके थे। 31 साल 8 महीने विदेशों में ही रहे थे। साथियों, ये अफगानिस्तान पहुंचते भी हैं और भारत में शासन कैसे हो इसके लिए एक सरकार बनाते हैं, जैसे निर्वासित सरकार आप कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा तथ्यात्मक रूप से कुछ निर्वासित सरकार का मतलब क्या होता है ये बताता हूं। जैसे आपको मालूम है कि वर्तमान में जो चीन ने तिब्बत को हड़प रखा है या तिब्बत पर जो कब्जा कर रखा है, उस तिब्बत से निकले हुए लोग इंडिया के अंदर कहीं पर बैठे हैं। कहां पर बैठे हुए हैं? धर्मशाला के अंदर बैठे हैं। दलाई लामा जिन्हें आप कहते हैं, वो इंडिया के हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला नामक स्थान पर, मैक्लोडगंज नामक स्थान पर अपनी सरकार चलाते हैं। बकायदा उनका मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसी सरकार जो अपने देश में नहीं होकर के बाहर है और अपने देश के बारे में दुनिया भर से चर्चा कर रही है, अपने हितों की लड़ाई करने के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैला रही है, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट इन एग्जाइल। एग्जाइल यानी निर्वासित सरकार, ठीक है। ऐसे ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा यहां से बाहर, देश से बाहर सरकार बनाई गई। कहां बनाई गई? अफगानिस्तान में बनाई गई। पॉइंट नंबर 1, अफगानिस्तान ये क्यों पहुंच गए, अब इस बात को भी समझ लीजिए साथियों। अफगानिस्तान पहुंच करके, क्योंकि अफगानिस्तान के माध्यम से ये रशिया की मदद लेकर इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अटैक करवाना चाहते थे। खुद को बनाया राष्ट्रपति और खुद को राष्ट्रपति बना करके प्रधानमंत्री पद पर बिठाया मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली को। अब इस बात से एक चीज समझिएगा, निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति खुद थे, पहली निर्वासित सरकार बन रही थी, और प्रधानमंत्री बनाया बरकतुल्लाह खान। इनका नाम है मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली। बरकतुल्लाह भोपाली अर्थात मुस्लिम को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। एक मैसेज यहां से क्लियर है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये बात यहां से समझ में आती है। क्लियर हो गया? नंबर दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद साथियों इन्होंने ये सारी बातें यहां पर अब एक सवाल, बड़ा सवाल बनता है कि एक बात बताइए, ये सारी जानकारियां लिखी हुई कहां हैं? साथियों इनके ऊपर, अब जो मैं बातें बोलता जा रहा हूं आप इन्हें लिख सकते हैं, इनके ऊपर एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है अभिनंदन ग्रंथ। अभिनंदन ग्रंथ नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है, उसके अंदर इन्होंने ये सारी बातें मेंशन्ड हैं, जिसके अंदर मतलब इनके ऊपर लिखी हुई है अभिनंदन ग्रंथ, उसमें ये सारी की सारी बातें मेंशन्ड हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उसका नाम था माई लाइफ स्टोरी, मेरे जीवन की कथा। और उस माई लाइफ स्टोरी के अंदर साथियों इन्होंने एक बात और मेंशन करी। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, इन्होंने यह तक बताया कि महात्मा गांधी से इनकी बातचीत पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होती थी। अभिनंदन ग्रंथ के अंदर यह बात मेंशन है कि महात्मा गांधी जी ने इनके प्रयासों की सराहना की थी। महात्मा गांधी जी ने इनके साथ हो रहे पत्रचार
पत्राचार के माध्यम से संबंध की खुद ने पुष्टि की थी और यह कहा था कि मैं उनके प्रयासों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको यह भी स्टेबल हो जाता है कि इन्होंने यहां पर साथियों क्या किया होगा, मतलब जो उस समय महात्मा गांधी थे उनके साथ में इनका जो संबंध था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट निकल करके आता है, लेकिन सर हमने इतिहास में इनके बारे में क्यों कुछ नहीं पढ़ा? चलिए मैं आपको बताता हूं। साथियों असल में जो उस समय भारत की प्रमुख पार्टी थी दैट इज कांग्रेस। मैं एक चीज और कंफर्म कर देता हूं आप लोगों को, कांग्रेस से इनका संबंध कैसा था यह भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कांग्रेस के साथ में इन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया। कांग्रेस के साथ में इन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी जी से बात करी, नेहरू जी से बात करी और उनके बीच में अपना यह आइडिया रखा। लेकिन मुसीबत यह हो गई कि कांग्रेस उस समय इस माइंडसेट के साथ काम नहीं करना चाहती थी। क्या नहीं करना चाहती थी? कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए दुश्मन का साथ लिया जाए। दुश्मन बोले तो जापान और जर्मनी का। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, भारत ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। यानी हमने जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा है, हमने जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा है। अब इसमें दो डिबेट हो सकती हैं, वो एक लंबा डिस्कशन का पार्ट है कि भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी ये थी कि एक को मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, अंग्रेजों को भगाओगे और जिनका समर्थन कर दिया, मान लीजिए आपने समर्थन कर दिया जर्मनी का, तो जर्मनी ऑलरेडी नाजीवाद का प्रवर्तक है। अगर जर्मनी नाजीवादी अगर यहां पर आ गए तो वहां पर बहुसंख्यक का शासन होता है। ऐसी स्थिति में तो फिर और हम विकट परिस्थितियों में चले जाएंगे, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की विचारधारा अंग्रेजों को भगाने के लिए जापान और जर्मनी की सहायता प्राप्त करने की कतई नहीं थी। यही कारण था कि ना तो सुभाष चंद्र बोस को समर्थन मिला और ना ही इनको समर्थन मिला। तो उम्मीद है आपको यह वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर क्या होता है साथियों, ये यहां से फिर चले गए। इनके साथ में अब कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद करते चले। मैंने कहीं ना कहीं ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, लिखते जाइएगा। 1929 में जाकर के साथियों इन्होंने, अब ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी सारे कार्य करने के लिए जाने जाते थे। 1915 में निर्वासित सरकार बनाई, 31 साल बाहर रहे। लेकिन इस दौरान बीच में इनके परिवारजनों के द्वारा 1929 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, हालांकि कल मैंने इसके बारे में बात डिटेल में भी करी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो सर सैयद साहब ने की थी, उन सर सैयद को इन्होंने जमीन डोनेट की थी। कितनी जमीन डोनेट की थी? 3.8 एकड़ जमीन डोनेट की थी। वर्तमान में इस बात को लेकर के भी बहस छिड़ रही है कि जो जमीन इन्होंने डोनेट की वो 1929 में की थी और 1929 में की गई जमीन के आधार पर एएमयू प्रशासन ने अभी तक इनके बारे में कोई भी कमरा या इनके रिकॉग्निशन के नाम पर कोई कुछ क्यों नहीं बनाया। अब इसके फेवर में या अपोजिशन में भी एक आंसर है, वो भी सुन लीजिए। अपोजिशन में एएमयू का आंसर यह है, एएमयू की तरफ से जो दी गई बातें हैं वो सुन लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि माना हमें जगह इन्होंने दी थी, लेकिन आज का जो कैंपस बना हुआ है वो उस जमीन पर नहीं है। आज जो जमीन इन्होंने दी थी उस पर शहर की तरफ यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाहर उसके ऊपर एक स्कूल चलती है और वो सिटी स्कूल है और आधी जमीन वो खाली पड़ी हुई है। तो पहली बात तो ये कि कैंपस में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जमीन हमने कैंपस के यूज में नहीं ले रखी, पहला नंबर तो ये है। दूसरा पॉइंट एएमयू का ये कहना है कि 1977 में जब एएमयू अपनी 100वीं शताब्दी मना रहा था, 100वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह को हमने मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। यानी कि यह कहना गलत होगा कि हमने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तीसरी चीज, उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तकें, उनका उर्दू में अनुवाद हमारी लाइब्रेरी में है, हमारे पास उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। हां, यह कहना सही है कि हमारे यहां पर कोई भी हॉल उनके नाम पर नहीं है, जो कि होना चाहिए, लोगों की डिमांड है। नंबर चौथा पॉइंट एएमयू प्रशासन का कहना क्या है वो सुन लीजिए कि उन्होंने हमें 3.8 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन एएमयू का जो कैंपस है ये 3.8 एकड़ पर नहीं बना हुआ है। ये कैंपस बना हुआ है 467 एकड़ भूमि के ऊपर, 467 एकड़ भूमि पर बना हुआ है एएमयू का कैंपस। और उसमें केवल किसी एक व्यक्ति की ही जमीन नहीं है, जाने बहुत सारे लोगों ने
अपनी जमीनें दान की थी, तब जाकर के एएमयू का कैंपस बन के आया था। तो बोले ये एक विवाद का विषय बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एएमयू का पक्ष भी पता होना चाहिए ताकि आपको यह ना लगे कि एक तरफा बात आपको बताई गई थी। दोनों तरफ की बातें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, ठीक है। 1946 में अब वापस से पहुंचते हैं हम अफगानिस्तान, और 1946 में मतलब ये निर्वासित सरकार चला रहे थे, और चलाने के बाद जब इन्हें ये लग गया था कि देश आजाद होने वाला है, तो 1946 में ये इंडिया वापस आते हैं। और इंडिया वापस आकर के मतलब ये कंफर्म हो ही चुका था कि देश अब आजाद होने वाला है, कैबिनेट मिशन वगैरह आने वाले थे, तो ये वापस इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद वापस से एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने 1957 में मथुरा से चुनाव लड़ा, और मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ा। यह चुनाव इन्होंने निर्दलीय लड़ा था, और निर्दलीय चुनाव लड़कर के इन्होंने अपनी जीत वहां पर दर्ज की थी 2 लोगों के ऊपर। किनके खिलाफ चुनाव लड़ा था? कांग्रेस एज वेल एज भाजपा। उस समय भाजपा नहीं हुआ करती थी, उस समय भाजपा से पहले का जो संघ था, जिसे जनसंघ कहा जाता है, वो हुआ करता था। साथियों, जनसंघ ने उस समय मथुरा से सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतारा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां पर चौथे नंबर पर रहे थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी इनके सामने चुनाव लड़ते समय। दूसरा, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो भी 30,000 वोटों से राजा जी से हार गया था। यानी कि ये ना तो कांग्रेस के साथ थे, ना ही भाजपा के साथ थे। ये एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक होने के साथ साथ इन्होंने देश में शिक्षा के विकास के लिए जो भी कार्य हो सकते थे, अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, यानी कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और ये काफी बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। नंबर तीसरी चीज, अच्छा चौथी पॉइंट, एक बात और यहां पर समझिए, इन्होंने केवल और केवल एएमयू के स्थापना के लिए ही काम नहीं किया। इसके अलावा साथियों, इन्होंने वृंदावन, जो कि मथुरा के पास ही एक जगह है, वहां पर प्रेम विश्वविद्यालय, प्रेम महाविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है यमुना नदी के तट पर। प्रेम महाविद्यालय मथुरा के नजदीक वृंदावन में है। यह भी इनके द्वारा बनाया गया एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है वहां पर, जैसा कि मुझे न्यूज के माध्यम से पता चला। इसी दौरान जिस समय ये दुनिया की यात्रा कर रहे थे 1915 से लेकर 1946 के बीच में, उस समय पर साथियों इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था 1932 के अंदर। तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। इनकी मृत्यु हुई 1979 में, तो सॉरी माफी चाहेंगे, हाँ 1979 में। तो इनके नाम पर साथियों एक डाक टिकट, यानी 2019 में 1979 की याद में 2019 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का पूरा इतिहास शुरू से लेकर अंत तक मैंने कुछ कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जरूरी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जितने भी अनसंग वॉरियर्स हैं जिन्होंने मतलब देश की आजादी के लिए प्रयास किया था, उनके बारे में कुछ बातें और पूछी जा सकती हैं। जैसे इन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना से पहले ही दुनिया के अंदर एक ऐसा संघ बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे संसार संघ नाम दिया गया था। संसार संघ बोले तो वर्ल्ड यूनियन, जैसे आज अपन पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन, इन्होंने संसार संघ की एक मतलब वो की थी, चर्चा की थी। अब एक और मुद्दा बचा रह गया, हिंदू मुस्लिम वाले पॉइंट पर भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। मैंने आपको एएमयू के साथ जो विवाद है वो भी पॉइंट बता दिया है। अब एक विवाद और यहां रह जाता है बचा हुआ, और वो ये है कि इलेक्शन के समय ऐसा क्यों। तो साथियों सरकार का कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि यहां पर हमने 2019 में ही इसकी घोषणा कर दी थी, कि 2019 में घोषणा कर दी थी कि हम उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 2019 के बाद का जो समय रहा वो कोरोना काल में बीता, और ऐसी स्थिति में प्रोसेसिंग होते होते 2021 आ गया है। चुनावों की घोषणा होना मात्र एक संयोग है, अदरवाइज मतलब घोषणा होने से मतलब है चुनाव का समय पर आ जाना एक संयोग है। अदरवाइज हम 2 साल पहले ही, जिस समय ना तो कोई किसान आंदोलन चल रहा था और ना ही कोई ऐसा इलेक्शन का प्रोविजन था, हम उस समय ही इनके नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर चुके थे। तो जो लोग यहां पर इस चीज को ऐसे ऐड कर रहे हैं कि सरकार जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनके नाम पर वेस्ट
प्रोटेस्ट के अंदर, जहां पर किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, वहां पर एक विकल्प के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके अपोजिशन में सरकार ने अपने तथ्य दे दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी तो आपकी अपनी समझ है, हमारा काम आप तक सारी इनपुट्स पहुंचाना है, पक्ष विपक्ष जो जानकारी उपलब्ध है, जहां से जो मिली वो हमने आपको यहां पर बताने का काम किया है, ठीक है ना। अधिकांश जानकारियां हमने आपके लिए यहां पर लिख करके दे दी हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन सब प्रकार की चीजों को मैं आप तक लेके आता हूं। एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या सर इनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है? निश्चित ही पूछा जाएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा, यह आप मानकर चलिएगा। क्योंकि वर्तमान टाइम पर जो सरकार प्रयास कर रही है, वो प्रयास यह है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो अनसंग हैं, अमृत महोत्सव के अवसर पर उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाएं, और जो जानकारियां बाहर आती हैं वही पेपर में आती हैं। तो आप ये मत भूल करके चलिएगा कि ये तो रिसेंटली निकल करके आए हैं, नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, या फिर ये हो, या सरदार पटेल हो, कोई भी जो वर्तमान समय पर आप लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके बारे में जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन्हें रट लीजिएगा, घोट लीजिएगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट यहां पर नहीं भी लिखे हैं, फिर भी मैंने आपको बोल दिए हैं, मेरी खुद की रिसर्च से आप उन्हें लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तैयार करिएगा प्रॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। अच्छा साथियों, एक और अच्छा विषय आपके लिए है, जो शेयर मार्केट है। मैंने एक बार की क्लास में आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया था। हाल ही में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली एजेंसी, जिसे आप सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 एक्ट के तहत जिसकी स्थापना है साथियों, उसने हाल ही में T+1 को मान्यता दे दी है। अभी T+1 क्या होता है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। क्या है ये T+1, किस चीज को सरकार के द्वारा मतलब अनुमति दी गई है, T+1 सिस्टम क्या है जिसको सेबी ने परमिशन दी है। आइए मैं अब आपको बताता हूं व्हाट इज T+1 सेटलमेंट सिस्टम, ये कैसे कार्य करता है, और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको क्या फायदा होगा, शेयर मार्केट में क्या रोल है। मैं आपको आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, मैंने कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से महीने भर पहले, आपके सामने एक वीडियो किया था, और यह था कि शेयर मार्केट समझिए एक ही क्लास में 1 मिलियन से ज्यादा विद्यार्थी इसे देख चुके हैं। अगर आपको भी देखना हो तो क्या जानिए कैसे काम करता है शेयर मार्केट। यह मेरे द्वारा एक वीडियो है, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। टेक्निकल टीम अगर सुन रही हो तो वो भी वीडियो पिन कर देगी, है ना। तो ध्यान से सुनिए। हाँ, एक बात और बता देता हूं, टेक्निकल टीम के पास बहुत सारे काम हमने दे रखे हैं। एक स्पेशल क्लास का भी सूचना जान लीजिए। स्पेशल क्लास सुबह 10:10 पर आज भी है, जिसमें पॉलिटी का टेस्ट है जो रेगुलर चल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, रात को 9 बजे भी क्लास है, जिसमें मैं आपको आर्टिकल डिस्कस कराऊंगा। बहुत सारी सूचनाएं हैं। एनीवे, तो साथियों शेयर मार्केट कैसे काम करता है ये मैंने आपको समझाया था। आज मैं जो आपको बता रहा हूं, तो आप इसको यहां से तो सुन ही लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर के सेबी ने हाल ही में एक नियम परिवर्तित किया है। नियम क्या परिवर्तित किया है? शेयर मार्केट के लिए सेबी ने कहा है कि पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो T+2 ट्रेडिंग होती थी। कैसी ट्रेडिंग होती थी? T+2 ट्रेडिंग होती थी। अब आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि यह ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कैसे होती है ये ट्रेडिंग, बताऊंगा। सेबी ने T+2 की जगह कहा है कि हम T+1 की सुविधा लेके आ रहे हैं। तो T+2 से T+1 क्यों आ रहे हो, और ये T क्या होता है, आइए बताता हूं। साथियों पहले तो ये समझिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है। सरल भाषा में समझ लीजिए, डिटेल में वो वीडियो मैंने आधा घंटे का बना रखा है, वहां से समझ लीजिएगा। शॉर्ट में इतना समझ लो, आपको अगर शेयर परचेज करने हैं तो भैया कहीं इसकी एक मंडी होगी। मंडी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें आप जाकर के अपने, आप खुद तो जाते नहीं हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पहुंच गए, ला भैया शेयर दे दे हाथ में आ जाएगा। नहीं, शेयर हाथ में नहीं आता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली आता है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर बैलेंस आता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल बनता है सर कैसे लिया जाता है शेयर। मैं भी शेयर लेना चाहता हूं सर, मुझे पता चल रहा है कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है, मैं इसका शेयर खरीदना चाहता हूं। शेयर का मतलब उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा मैं भी लेना चाहता हूं, इतने पैसे देके उसका हिस्सा परचेज कर लूंगा। बोले ठीक है। बोले क्या करूं सर? तो बोले बेटा आपको शेयर लेने के लिए मंडी जाना पड़ेगा। बोले सर मंडी कौन सी है? मैंने कहा यार शेयर मार्केट है ना, बताया तो सही। बोले सर शेयर मार्केट चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां पर किससे मांगूंगा? मैंने कहा यार बड़ा मुसीबत है, किससे मांगोगे? क्योंकि आपको तब तक वो एंट्री नहीं करने देगा जब तक आपके पास में एक पहचान नहीं होगी। बोले पहचान कैसी होती है? साथियों शेयर मार्केट के लिए पहचान के नाम पर एक अकाउंट बनवाया जाता है, उसे कहा जाता है डीमैट अकाउंट।
डीमैट अकाउंट जिनका होता है वही शेयर के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जितने भी लोग शेयर खरीदते हैं, यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट बनवाइए। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना पैसा देगा तो ही खुलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शेयर खरीदना चाहते हैं, एक अकाउंट बनवा लीजिए। समझिए कि वो आपकी एक पहचान है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग करने का लाइसेंस है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। पासपोर्ट, कहीं जाने के लिए लाइसेंस है ना। देश में रहने के लिए मतदाता पहचान पत्र है, ये सब चीजें हैं। ऐसे ही आधार कार्ड है। ऐसे ही समझिए कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक आपका अकाउंट है, जैसे सेबी मानती है कि यह व्यक्ति इसी अकाउंट के माध्यम से सारी चीजें खरीदेगा। दैट इज डीमैट अकाउंट। अभी तक क्या होता है, अब हम सीधा डीमैट से आगे चलते हैं। मान लीजिए आप में से किसी ने कहा कि सर मुझे ना टाटा का वो खरीदना है, शेयर खरीदना है। बोले खरीद लीजिए। तो आज अगर आपने टाटा का शेयर खरीदा, इसे कहा जाता है ट्रेडिंग डे। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। टी क्या है? तो जिस दिन आपने ट्रेड किया यानी व्यापार किया, जिस समय आपने साथियों वो खरीदी, यानी कि ये जो आपने क्या कहते हैं इसको, शेयर खरीदा, दैट इज नॉन एज ट्रेडिंग डे, दैट इज टी। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक क्या होता था? अच्छा, फिर आप सोचेंगे सर मुझे पता चला है कि मेरे शेयर के भाव बढ़ गए, अब मैं बेच करके पैसे कमाना चाहता हूं। मैंने 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन सर अब जो है ना वो 150 रुपए का हो गया, मैं बेचना चाहता हूं। बोले बेच दे भाई। तो आपने बेचा। तो अगर आपने शेयर बेचा तो जिस दिन बेचा वो भी अगेन ट्रेडिंग डे ही कहलाया। आज मैंने शेयर खरीदा, मैंने परसों बेचा या मैंने 1 महीने बाद बेचा, वो भी ट्रेडिंग डे कहलाया। यानी जिस दिन आपने खरीद फरोख्त करी, दैट इज ट्रेडिंग डे। सेबी का अब तक नियम यह था कि अगर आपने आज खरीदा है तो आपको बेचने पर, या फिर आपने आज बेचा है तो बेचने पर पैसा तुरंत नहीं आएगा। यही पॉइंट आपको इतनी देर से मैं बताने के लिए भूमिका बना रहा हूं। फिर से सुनिए, मैंने मेरा शेयर बेचा, कितने में बेच दिया? 150 रुपए में बेच दिया। 150 रुपए में शेयर बेच दिया और मैं तलाश कर रहा हूं कि मेरे पैसे शेयर जाने के बाद में पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? आपके शेयर बिकने के 3 दिन बाद जाके पैसा आता है। ट्रेडिंग डे, उसके बाद 2 दिन और जुड़ गए, फिर तीसरे दिन पैसा आता है। यानी कि 3rd डे आपके अकाउंट में पैसा आता है। पैसा आप ही का है, लेकिन 3 दिन बाद आता है। इसे कहते हैं T+2। यानी इधर समझिए, यानी कि आपने आज व्यापार किया, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। अगर आपने मंडे को व्यापार किया, आपने मंडे को ट्रेड किया, खरीदा या बेचा जो भी किया, तो आपके अकाउंट में वेडनेसडे को पैसा आएगा 2 दिन बाद, यानी 2 वर्किंग डे घुस गए आपके, तब जाकर के आपके पास पैसा आया। यानी 2 बिजनेस डे, यानी 2 दिन का जुड़ जाना T+2 है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर आपने मंडे को, अब सेबी क्या करने जा रही है, अब मुद्दे पे आते हैं। क्या है T+1 अरेंजमेंट? अगर आपने आज बेचा तो कल पैसा आ जाएगा, दैट इज T+1। अगर आपने आज खरीदा तो कल पैसा आ जाएगा, या फिर आज बेचा तो कल पैसा आ जाएगा, दैट इज नॉन एज T+1। आ गई बात समझ में? ये T+1 व्यवस्था सेबी ने शुरू कर दी है। आप पूछेंगे इसका फायदा क्या है, हमको क्या मतलब, इससे क्या फायदा है? बहुत बड़ा विषय है ये इतना बड़ा विषय है कि विदेशी इन्वेस्टर तो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया आपने। क्यों भाई, क्यों विरोध हो रहा है? आइए मैं इसका पहले तो विषय को समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा विषय कैसे है ये, इसको समझने का प्रयास करिए साथियों। ये बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली इसके कारण से होता ये है कि आपके पैसे अगर 3 दिन बाद आए, आप चाहते थे कि उस पैसे से मैं तुरंत दूसरा शेयर खरीद लूं, तो आपके पास में 3 दिन बाद पैसा आ रहा है, चाहते आप हैं कि मैं तुरंत शेयर खरीद लूं, तो आप 3 दिन तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। तब तक मार्केट ऊपर भी चढ़ लिया या नीचे भी गिर लिया, आप बच ही नहीं पाए, आप उस पैसे का उपयोग ही नहीं कर पाए। सेबी ने इसलिए, ताकि आपके पैसे को आप तुरंत लगा सके, इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया। अब आप पूछेंगे तो विरोध क्यों हो रहा है? तो अच्छी बात है, इससे तो बहुत फायदा होगा। विदेशी विरोध क्यों कर रहे हैं? विदेशी इसलिए विरोध कर रहे हैं साथियों, क्योंकि उनका कहना है कि आपके यहां जब दिन होता है तब हमारे यहां रात होती है। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन इस चीज को, आ रहा है बैच जल्दी से, अगले वीक पढ़ लेना, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है। इंटरनेशनल डेट लाइन, बोले आज आप लोगों के यहां पर दिन है और पता चल रहा है अमेरिका में रात हो रही है। आप लोगों का जो दूसरा दिन शुरू हुआ तब तक हमारी ट्रेडिंग का समय भी नहीं आया और आपका दिन खत्म हो गया। 24 घंटे का डिफरेंस चल रहा है, अब क्या करें हम? 12-12 घंटे का डिफरेंस चल रहा है, आप लोगों की ट्रेडिंग खत्म हो गई, हमारे पास पैसा ही नहीं रहा, हम पकड़ ही नहीं पा रहे। विदेशी निवेशक बोल रहा है हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने T+1 कर दिया। तो है मजेदार बात। सरकार ने कहा, सेबी ने कहा, देखिए
हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाने के लिए T+1 लाए हैं, लेकिन T+2 मना नहीं कर रहे हैं, चलता ये भी रहेगा, चलता ये भी रहेगा। जिसको जो भी मोड लेना है, आप विदेशी हो, आपको शेयर परचेज करना है, T+2 पे करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। बोले महाराज लेकिन जनता तो T+1 पे ट्रेड करके ऊपर चली जाएगी, तो बोले देख लो, अपना कोई एजेंट बिठा दो यहां पे, इंडिया में फोन कर लेना, और क्या करें, है कि नहीं। तो उम्मीद यह है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। शेयर मार्केट में इस लाइन के होने से बहुत फायदा होने की उम्मीद है। बस फर्क इतना है कि इसके लिए सरकार ने यह कहा है कि आपने एक बार T+1 मॉडल चुन लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 6 महीने तक वही मॉडल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट का भी ज्ञान मैंने आपको पूरा यहां पर दे दिया है। उम्मीद है आपको T+1 T+2 समझ में आ गया होगा। सेबी इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, सेटलमेंट आपका एक दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों 2003 से T+2 सेटलमेंट चला आ रहा है, यानी तीसरे दिन जाके पैसा आता था, लेकिन अब आपका दूसरे दिन ही पैसा आ जाएगा। ये T+2 व्यवस्था, T+1 व्यवस्था शुरू कर दी गई है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। फिर से वही कहूंगा कि अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों से शेयर कर देना, ठीक है। आइए अब एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पेगासस वायरस के बारे में सुना होगा, पेगासस इशू सुना होगा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी था, मैंने आपको सुनाया भी था। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इजराइल की एक कंपनी है NSO, उसके द्वारा पेगासस नाम से एक स्पाईवेयर बनाया जाता है, मोबाइल में डाल दिया जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि उसके मोबाइल में डाला हुआ है। उसने कोई भी ईमेल पर क्लिक नहीं किया था, किसी भी व्यक्ति ने। अभी रिसेंटली अपन ने बहुत ज्यादा सुना है, इसको लेकर संसद में काफी विवाद भी हुआ था क्या ये पेगासस, होता क्या है, करता क्या है, और आज क्या बात पता चल रही है, सारी बातें आपको बताऊंगा। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है टेक्नोलॉजी, तो वो भी आपको जबरदस्ती रूप से समझना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूं आज मैं आपको। जो चीज सिखाने जा रहा हूं उसमें एक टर्म है जिसका नाम है फोर्सिडेंट्री। एक शब्द है साथियों, इस शब्द को याद कर लीजिएगा, भविष्य में हो सकता है आपके काम आ जाए। फोर्सिडेंट्री, फोर्सिडेंट्री क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर साथियों एक टर्म निकल के आया, ये न्यू एक्सप्लॉइट है, इसके बारे में आप समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एप्पल के अंदर आई मैसेजेस जो सर्विसेज है उसके अंदर नई फोर्सिडेंट्री का पता चला है, और क्या है ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। बहुत शानदार चीज है ये। अब ऐसे समझिए, पहले तो पेगासस समझिए क्या होता है। मैंने इसके बारे में क्लास कर रखी है, फिर से मैं अपनी टीम को बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएगी, है ना। मैंने इसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से एक वीडियो कर रखा है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। इसमें मेरा टाइटल था कि क्या सरकार करवा रही है पत्रकारों की जासूसी, ऐसे करके मैंने एक वीडियो कर रखा है इसके ऊपर, और पेगासस वाले मामले पर मैंने किया था ये, है ना। इसमें क्या है ना साथियों, हुआ यह था कुछ दिनों पहले इस प्रकार का एक मुद्दा निकल के आया था कि भारत के कई पत्रकार ऐसे हैं जिनके मोबाइल के अंदर पेगासस नाम से एक स्पाईवेयर काम कर रहा है, जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को मालवेयर बोलते हैं, मतलब ऐसा जो कि गलत इंटेंशन के साथ आपका काम करे उसे मालवेयर कहा जाता है ना। तो मोबाइलों में हुआ यह था, जैसे मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है, अब इस मोबाइल के अंदर पता चल रहा है कि किसी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जिसका मुझे पता ही नहीं है, या फिर मैंने अपना मोबाइल किसी को नहीं दिया था, मैंने कोई भी ऐसा मैसेज ओपन नहीं किया, ना ही मैंने कोई लिंक ओपन किया, फिर भी मेरे मोबाइल में वायरस आ रखा है। मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे मोबाइल में वायरस आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में पता चला कि भारत के अंदर इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है NSO। ये दुनिया भर के देशों को जासूसी के सॉफ्टवेयर बेचती है, और ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि आपके मोबाइल जेब में रखे हुए हैं, आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी ये अपने स्पीकर से आपकी सारी बातें सुन रहा है। मतलब आपने किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, अगर आपके मोबाइल में पेगासस काम कर रहा है तो मोबाइल आपकी सारी जानकारी निकाल करके दूसरे को सुना रहा है। आपने कैमरा यूज नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी वो कैमरे से फोटो खींच रहा है आपकी, वो सारी जानकारी जुटा रहा है। आपने कोई भी बात किसी को बोली, आपने खूब रिकॉर्डर आपने खूब व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लिया। कहते हैं ना सबसे शानदार कौन सी चीज है, अगर किसी को कोई इलीगल काम करना हो तो आजकल के जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं। क्यों? बोले व्हाट्सएप कॉल को कोई पकड़ नहीं सकता, व्हाट्सएप कॉल को भी भाई ये रिकॉर्ड कर लेता है। गजब ही चीज है यार ये। तो ऐसी स्थिति के अंदर साथियों ये जो पेगासस की कहानी है ये जबरदस्त हिट हुई थी। एप्पल वाले बहुत खुश हुआ करते थे। एप्पल वाले कहते थे भाई हमारा जो मोबाइल है ना ये बहुत सेफ है। एप्पल वालों की एक ही सबसे बड़ी कोटेशन है जो सब जगह चिपकी रहती है, एप्पस मींस प्राइवेसी। भाई साहब इसने एप्पल की धज्जियां उड़ा दी। इसने कहा कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं तुम्हारी घड़ी से लेकर के मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर जो भी है आईपैड सबको हैक कर सकता हूं। और इसने भाई सबको हैक, एप्पल परेशान हो गया, ये क्या है यार, इसने सब कुछ पकड़ लिया।
तो पता है क्या निकल के आया? इसने साथियों एप्पल के अंदर एक जबरदस्त काम किया, और उस जबरदस्त काम को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है वो समझिए। इसे कहा जाता है जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। अब आप एक टर्म सीखने जा रहे हैं, और वो क्या है? जीरो डे और जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। क्लिक एक्सप्लॉइट, अब ये क्या होता है? इसने एप्पल के अंदर ये चीज पकड़ ली, जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है सर, हमको तो पता ही नहीं है। और इसी को कहानी को हम बना रहे हैं फोर्सीड एंट्री। चलिए अब मैं ये बताता हूं क्या होता है ना। जैसे मान लो कि आज आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आप इसको ऐसे समझिए, आपने जैसे अनअकैडमी का कोई सॉफ्टवेयर है, आप अनअकैडमी की क्लास के लिए मोबाइल इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आपने इंस्टॉल किया। अब हमारे सॉफ्टवेयर में यानी कि हमारे एप्लीकेशन में कोई बग रह गई। बग का मतलब क्या होता है कि मैंने तो सोच रखा था कि बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें कोई लीकेज है। लीकेज का मतलब है कि मेरी मुताबिक तो ये एकदम सही सॉफ्टवेयर बन गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कहीं एक गड़बड़ है। वो मुझे तो नहीं पता, बनाने वाले को तो नहीं पता, लेकिन हैकर को पता चल गया कि इसके अंदर एक बग है। अब आप पूछेंगे ये बग क्या होता है? चलिए इसको सरल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक घर बनाया, उस घर के अंदर मैंने 50 लोहे के गेट लगवाए, पूरी तरह मतलब इसको पूरी तरह से बख्तर बंद कर दिया घर को बना करके, ठीक है। 50 लोहे के गेट लगा दिए। मैंने सोचा कि मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित हो गया, अब कोई चोर अंदर नहीं आ सकता, सब तरफ मैंने सब कुछ बना दिया। लेकिन भाई साहब पता चलता है कि किसी चोर ने मुझे कॉल करके कहा, सर, बोले हाँ, बोले आपके घर में ना एक गेट ऐसा है जहां से हम अंदर घुस सकते हैं। मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरे को कैसे पता कि अंदर घुस सकता है, और घुस सकता है तो बता कहां से घुसेगा। उसने खटाक से मेरे को एक गेट का पता बता दिया कि सर जो 50 गेट में जो आपका ये जो है ना 45 नंबर जो गेट है, इसमें ताला नहीं है, इसमें ताले की जो चाबी है ना ये गिर गई थी, आपसे लॉक लगाई नहीं, खुला पड़ा है वो। आपका माथा खराब हो गया कि बोले यार इस बंदे ने मेरे को बता तो दिया, अब ये मुझको बता दिया, अगर मान लो ये बंदा मुझे नहीं बताता तो चोर तो मेरे रास्ते इसी रास्ते घुस आते। साथियों ऐसी परिस्थितियां जब कोई सॉफ्टवेयर ये समझे कि वो पूरी तरह पावर पैक हो गया है और अचानक उसको ये मैसेज आता है, भैया तुम्हारे यहां पर ये वाला गेट खुला हुआ है, साथियों उसे कहा जाता है जीरो डे। आई बात समझ में? इसे कहा जाता है जीरो डे वनरेबिलिटी। यानी कि सॉफ्टवेयर की कहानियों में जीरो डे वनरेबिलिटी क्या है? यदि किसी को यह पता चल जाए और कोई आपको फोन करके बता रहा है, सुनो तुम्हारा वो गेट खुला हुआ है, बस खैर मानो कि हम वहां से आ नहीं रहे, मतलब वो आ भी सकता था। साथियों ऐसी स्थिति में कंपनियां अपने मोबाइल का या सॉफ्टवेयर का तुरंत अपडेट डाल देती हैं। और ये तुरंत जो अपडेट आता है ना, ये अपडेट इसीलिए आता है कि उनको पता चल गया कि लीकेज आ गया है, उसको सही करना है, उस गेट को बंद करो, इसलिए अपडेट आता है तुरंत। अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो फिर सर एक बात बताइए, अब ये गेट खुला रह गया, अब हैकर क्या करता? हैकर किस तरह से दिमाग लगाता? हैकर क्या करता? ये जीरो डे वनरेबिलिटी को वो यूज करता। कैसे? बोले अब अंकित सर के 50 लोहे के गेटों में से 45 नंबर वाला जो गेट है ना, वो सर को तो लगता है कि बंद है, लेकिन मुझे पता है कि वो खुला है। तो भाई साहब चोर के नाम पर हैकर क्या है? साइबर चोर है। वो आएगा, उसी गेट से एंट्री करेगा, उसी गेट से एंट्री करेगा, माल निकालेगा, क्योंकि मैं तो बेफिक्र होकर सो रहा हूं कि मेरा घर एकदम सुरक्षित है, बढ़िया से मेरा सारा माल साफ किया और लेके चला गया, और मैं अभी तक भी खुश हूं, मेरा घर तो सुरक्षित है? साथियों ऐसी घटना पेगासस जो कंपनी एनएसओ है वो करवाती है। एनएसओ क्या करता है कि दुनिया भर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका दोबारा से अध्ययन करवाती है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चला? अमेरिका के अंदर एक रिसर्च लैब है जिसका नाम है सिटीजन लैब। उस सिटीजन लैब ने बकायदा ये बताया है एप्पल को कि आपका जो आई मैसेज है, एप्पल के अंदर क्या होता है ना साथियों, एप्पल से एप्पल को भेजने के लिए एक मैसेज सुविधा होती है जिसे आई मैसेज कहा जाता है। बोले उस आई मैसेज के अंदर बग है, और वो जो बग है ना वो एनएसओ ने पकड़ रखी है। आई बात समझ में? सिटीजन लैब ने एप्पल को बताया कि तुम्हारा जो आई मैसेजिंग सिस्टम है वो सब जगह खुलता है, इस घड़ी में भी खुलता है, मोबाइल में भी खुलता है, लैपटॉप में भी खुलता है, बोले उसमें बग है, और एनएसओ ने पेगासस सॉफ्टवेयर उसी बग के माध्यम से, यानी उस टूटे हुए रास्ते से आपके अंदर घुसाया हुआ है। अब एप्पल वालों की तो लाइट उड़नी थी। एनएसओ ने यह बात कैसे पकड़ी? एनएसओ इसी काम को करता था।
साथियों, इस प्रकार से जीरो डे जो वनरेबल हैं, उन जीरो डे वनरेबल सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई उसका मिसयूज कर ले तो इसे कहा जाता है जीरो डे एक्सप्लॉइट। क्या कहा जाता है? जीरो डे एक्सप्लॉइट या जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। तो दोबारा सुनिएगा, जीरो डे वनरेबिलिटी क्या है? अगर हैकर ने फोन कर दिया, बोले सर आपके मोबाइल, आपके यहां पर गड़बड़ है, बोले ये गड़बड़ है, तो ये जीरो डे वनरेबिलिटी तुरंत अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अब उसने आपको खुद को नहीं बताया, वो तो यूज करना शुरू कर दिया कि बेटा तुम्हारा लीकेज है, हम फायदा उठाएंगे। दैट इज नॉन एज जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। तो दो टर्म सीख ली। इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है फोर्सिड एंट्री। तो फोर्सिड एंट्री क्या है? एक ऐसी घटना जिससे कि आपने पकड़ लिया कि हो क्या रहा है। आ गई बात समझ में? ये किसको पता चला है? एप्पल वालों को पता चला। एप्पल वालों के होश उड़ गए, एनएसओ की काबिलियत बाहर आ गई कि एनएसओ करता क्या है। आप क्या सोचेंगे कि इससे बचा जा सकता है? नहीं, इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बच सकती। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सरकारें इस प्रकार के हैकर्स को खुद हायर करती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सरकार को यह बता दे, आप में से भी कोई एथिकल हैकर हो, इसे एथिकल हैकर कहा जाता है, जो सरकार को बता दे कि सर आपका जो भीम एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर ये वाली बग है, मैं इस बग का यूज करके लोगों के अकाउंट में से रोजाना 1-1 रुपया निकालता हूं। आपके पास में 50 करोड़ अकाउंट हैं, मैं रोज 1 रुपया भी अगर एक अकाउंट में से निकालूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं रोजाना 50 करोड़ रुपए कमाऊंगा। ये बग है आपके। बोलिए कितनी बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, कोई किसी ने एक ऐसा वो बना लिया कि उसको भीम एप्लीकेशन के अंदर ये पता चल गया कि गड़बड़ क्या है, और भीम एप्लीकेशन से वो रोज 1 रुपया निकालता है। आपको खुद को ही नहीं पता होता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। कितना भी रट के बैठो, 1-आध रुपये के नंबर पे आप गायब हो जाते हैं। एक चोर है जो केवल 1 रुपया निकालता है, लेकिन 50 करोड़ अकाउंट से निकालता है। एक ऐसा है जैसे पेटीएम है, पेटीएम के बैलेंस में मान लीजिए 10 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो केवल 1 रुपया निकालता है। बड़ा समझदार चोर है, लेकिन रोज 10 करोड़ रुपया कमा रहा है वो। ऐसे एथिकल हैकर्स को सरकार खुद पकड़ती है कि बेटा तुमको सरकारी नौकरी देंगे, बढ़िया पैसा देंगे, तुम सब काम करो और हमारी सर्ट इन में जाकर बैठो। भारत की एक ऐसी एजेंसी है जो कि इस प्रकार के काम करती है, दैट इज नॉन एज सर्ट इन। वहां पर लोगों को नियुक्तियां दी जाती है कि तुम काम करो, पैसा लो बढ़िया से, और हमको बताओ हमारे क्या क्या फॉल्ट हैं। तो सरकार के खुद के पास भी ऐसे हैकर्स होते हैं जो कुछ खुद से चेक कर रहे होते हैं कि हमारे डिफॉल्ट क्या क्या है। आ गई? अब जरा सोच के देखो, एनएसओ के पास में कितने बड़े लोगों की टीम होगी, कैसे कैसे हैकर्स होंगे जिनका काम ही यह है कि एप्लीकेशन की कमी ढूंढो। अलग ही दुनिया है। सॉफ्टवेयर पढ़ ली होते तो आनंद हो गया होता आप लोगों का है। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रोचक दुनिया से आपकी मुलाकात करवाता हूं हर बार, है ना। सेशन को शेयर करते रहिएगा। आइडिया अच्छा है, जरूर लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारी कहानी क्या है। एनीवे, चलिए, तो यहां तक की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सारा जो खोज करके बताई है, ये जो कंपनी है मैंने आपको बता दिया है, इसका नाम है सिटीजन लैब। इसने जानकारी निकाल करके बताई है। सुबह 10:10 पर और रात को 9 बजे स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री। अंकित 10 रेफरल कोड लगा के पढ़ने आ जाना, ठीक है। चलिए, आज शुरू कर। फिर अब यहां से आगे साथियों आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनके क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा। रह जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए, आइए साथियों शुरू करते हैं। यहां से आपके सामने कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस की जानकारी। वैमानिकी विकास एजेंसी एडीए है ना, जिसका नाम है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, इसने हाल ही में तेजस MK2 को रोल आउट किया है। कौन से साल तक हमको बना करके दे देगी? 2025-26 तक इसका वो प्रोडक्शन किया जाना है। 17.5 टन का तेजस मार्क सेकंड है ना। तो इसको बनाने के लिए हाल ही में सरकार ने न्यू तेजस बनाने के लिए, MK2 तेजस बनाने के लिए HAL को कहा है 2025-26 तक बना करके हमको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर तक बन गए, उसकी पहली फ्लाइट 2023 तक शुरू हो जाएगी, वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस, ठीक है। तो LCA तेजस का निर्माण कौन कर रहा है? तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका निर्माण HAL के द्वारा किया जाता है। इसकी अपनी ही तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जाता है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो है जी सतीश रेड्डी DRDO के अधीन ये कार्य करती है, इसके यही चेयरमैन हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा है
कि हमारे द्वारा LCA MK2 जो है इसको 2022 तक दे दिया जाएगा, जिसकी फ्लाइट पहली 2023 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ साथ दूसरा जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2024 में बन जाएगा, जिसकी पहली फ्लाइट 2025 में शुरू हो जाएगी। ADA एक ऑटोनोमस संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। INS तबर हाल ही के अंदर लाल सागर में यानी रेड सी में किस देश के साथ में अभ्यास कर रहा है? तो साथियों सूडान के साथ में, सूडान की सेना के साथ मिलकर के हमारा INS तबर जो है वो रेड सी के अंदर क्या कर रहा है? युद्ध अभ्यास कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की तरफ से अधिकांश जगह ये तबर ही है जो युद्ध अभ्यास करने जाता है, यानी एक प्रकार से इंडिया ने एक तबर को बाहर निकाल रहा है, भैया तुम जाओ बढ़िया से युद्ध अभ्यास वगैरह करते रहो। अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया की एक्सरसाइज है, खंजर इंडिया और किर्गिस्तान की, लामित्य इंडिया और सेशल्स की, मैत्री इंडिया और थाईलैंड की, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका की युद्ध एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है ना, तो हमारी तरफ से यह काम किया जा रहा है। इससे पहले मैरीटाइम एक्सरसाइज में अल्जीरियन नेवी के साथ में यही एक्सरसाइज 29 अगस्त को करके आया है। ये पूरे टाइम रूट पे रहता है, रास्ते में बुला लेता है कि आओ भाई किसी को अगर प्रैक्टिस करनी है कर लो हमारे साथ, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो INS तबर जो है यहां पर नेवल ऑपरेशंस कर रहा है सूडान के साथ में। ठीक है, और मिलकर के यहां पर बढ़िया से युद्ध अभ्यास जारी है, प्रॉपर प्रैक्टिस चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है भारत और किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है? तो सिंगापुर और इंडिया ने मिलकर के UPI और पे नाउ इन दोनों को मिलाने की बात की है, ताकि फास्ट टैग पेमेंट बहुत आसानी से हो सकेंगे, है ना, ये इंस्टेंट फंड ट्रांसफर हो सकेगा। ऐसा करने के लिए हाल ही में इन दोनों को जोड़ने की बात की गई है। ठीक है ना, तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और इंडिया की तरफ से RBI इन्होंने कहा है कि हम इन दो कंपनियों को आपस में ऐड कर देते हैं ताकि ट्रांसफर आसानी से हो सकेंगे, है ना। पे नाउ जो है वो सिंगापुर की तरफ से काम करती है और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के अधीन कार्य करती है, और ये दोनों का जो ऑपरेशन लिंक हो जाएगा वो 2022 से हो जाएगा। सीधी बातों में कहें तो सिंगापुर से इंडिया पैसा और इंडिया से सिंगापुर पैसा तुरंत जा सकेगा, बिल्कुल भीम UPI की तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उप सहारन अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो आईक्रीसैट नामक संस्था है जो कि हैदराबाद बेस्ड है, इसे अफ्रीकन फूड प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। एक प्रकार से यह समझिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको लेकर के एक समिट हुई है नैरोबी के अंदर, जो कि अफ्रीका की ग्रीन समिट है, और उसके अंदर साथियों इसको सम्मानित करने की बात निकल करके आई है। सब सहारन कंट्री 13 कंट्री हैं जिनके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आईक्रीसैट, जिसने कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च किया और सेमी एरिड क्षेत्रों के अंदर यानी कि शुष्क क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन कैसे किया जाए, इसके लिए आईक्रीसैट को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, अफ्रीका फूड प्राइज, क्योंकि ये उन क्षेत्रों के अंदर फसल उगाने के लिए एक बहुत बड़ा सहायता बनेगा। ठीक है ना, विशेष रूप से अगर देशों की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप ये भी जान सकते हैं कि अफ्रीकन फूड प्राइज जो है ये यारा प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2005 में यारा इंटरनेशनल के द्वारा शुरू किया गया था, इसे आप एडिशनली आप जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए कुशलतापूर्वक नवीन तकनीक पेश करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में नोएडा जो है, नोएडा अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है एक इनोवेटिव तरीका डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, है ना। इसके अंदर क्या किया जाएगा? गोबर गैस प्लांट बनाए जाएंगे, इसके अंदर ऐप बेस्ड डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, एक वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से प्लांट बनाया जाएगा, है ना। इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं, और पब्लिक टॉयलेट्स का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 300 मैट्रिक टन जो है वो ट्रैश मतलब कचरा जो है वो रोजाना एकत्रित होता है। तो एक प्रकार से समझिए कि प्रॉपर तरीके से अब आपको अपने मोबाइल से पता चल जाएगा कि वो कचरा उठाने वाली गाड़ी कितनी देर में आ रही है, प्रॉपर तरीके के CCTV कैमरास लगे होंगे, गार्बेज कलेक्शन को एक प्रकार से डिजिटल तरीके से कर लिया जाएगा। एक इनोवेटिव तरीका है, अगर आपको आपके मोबाइल से ये पता चल जाए वो कचरा लेने वाली गाड़ी कितनी देर में आ रही है तो आप अपने आप से तैयार हो जाएंगे। किस मंत्री के अनुसार भारत के 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है प्रधानमंत्री 36,000 विलेजेस के अंदर, ट्राइबल मिनिस्ट्री का कहना है, अर्जुन मुंडा का कहना है कि भैया हम लोग जो है 36,000 विलेजेस के अंदर इस काम को शुरू करेंगे। ठीक है ना, 1700 गांव आसाम के अंदर आदर्श गांव में ऑलरेडी बदले जा चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि ये स्कीम आगे आने वाले समय में 36,000 गांवों को बदलेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के अधीन आती है यह योजना। इसको लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को, 2019 तक इसे खत्म होना था। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट का काम इसमें रखा गया था, लेकिन इसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आदर्श विलेज बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत साथियों जितने भी पॉवर्टी जो है उस गांव की उसको खत्म करने के लिए
50% कम करने का टारगेट रखा जाता है 3 साल के अंदर। बच्चों का जो स्कूल के अंदर जाना है वो 100% सुनिश्चित किया जाता है। मैटरनिटी रेट और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको कम करने का काम किया जाता है। 100% इसको ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास कार्य किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को जो है उनकी डिलीवरी जो है सुनिश्चित की जाती है। फुल इम्यूनाइजेशन किया जाता है चिल्ड्रंस का। रोड बनाई जाती है। 100% रजिस्ट्रेशन किया जाता है डेथ का। कोई चाइल्ड मैरिज ना हो इसका सुनिश्चित किया जाता है। लिकर का कंजप्शन मना कर दिया जाता है। 100% जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई आदर्श ग्राम बन करके तैयार होता है, ठीक है ना। तो भारत सरकार 36,000 गांवों में भी इस काम को आगे बढ़ाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और 184 जो है वो नए वन धन केंद्र, जहां पर वन जाति के लोगों का जो सामान है वो कलेक्ट किया जा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ कौन सी पहली निजी कंपनी जुड़ गई है? तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो हाल ही में इसरो के साथ में कनेक्ट हो गई है एज ए स्टार्टअप जो है, और ये इसरो की फैसिलिटीज को लोगों को एक्सेस करवाएगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट मतलब साइन किया गया। हैदराबाद का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट, और ये एरोस्पेस के साथ इसरो के साथ मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी है जो कि मतलब एक प्रकार से ऐसे समझिए कि ये सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च करेगी रॉकेट इंजन्स का, और ये एक प्रकार से इसरो के साथ जुड़ करके प्राइवेटली काम करेगी। अब देखिए किस प्रकार से ये काम अपने डिराइव करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे आपको मैंने कल बताया था, अगर आपको याद हो तो अपन ने चर्चा की थी अंतरिक्ष के बारे में, एंट्रिक्स के बारे में। तो उसी प्रकार से एंट्रिक्स की तरह ही भारत का एक और एजेंसी है जिसका नाम है इन स्पेस, वो भी इसी प्रकार से कंपनीज को नजदीक लेकर के आता है, ठीक है ना। पवन चांदना जो है ये इसके सीईओ हैं वर्तमान में स्काई रूट एरोस्पेस की। ये इस काम के अंदर मतलब प्रणाली विकसित करने में इसरो की मदद करेंगे। आपको कल मैंने इसके बारे में बताया था कि ये एंट्रिक्स वाले विवाद के अंदर ही कि एनसीएलटी ने कहा है कि दावोस जो है वो एक फ्रॉड कंपनी है। तो यहां पर ये आपके सामने एक सवाल बनता है कि एनसीएलटी जो है इसके नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा एम वेणुगोपाल जो है, इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना, एक्टिंग चेयरपर्सन जो है, ठीक है। और अभी तक 2020 से कोई फुल टाइम अध्यक्ष इसका बन करके नहीं आया। कल भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मतलब वो रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस महिला ने फिक्शन 2021 के लिए पुरस्कार जीता है? तो सुसन्ना क्लार्क जो है, इनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। इनका नाम है पिरानेजी, है ना, प्राइज जीता है इन्होंने। 30,000 पाउंड इसके अंदर इनको मिलेंगे। सुसन्ना क्लार्क, इनकी किताब है पिरानेजी, इनके द्वारा बेस्ट सेलर किताब ये लिखी हुई है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन दिया गया है इनको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए। यूके के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो सुसन्ना क्लार्क, ये पिरानेजी जो है इनकी किताब है, इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिन्हें 49, 39, 69, 79 इनका अंतर पता है, उन सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जिन्हें इनका अंतर नहीं पता उन्हें हैप्पी हिंदी डे, ठीक है ना। तो आप लोग भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप बता सकते हैं। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने एक फैक्चुअल डेटा है। हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। पूरे देश के अंदर, पूरे अंदर हिंदी के अंदर लोगों को बात करने की बात की जाती है। 1953 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद से इसे तब से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है ना। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा बनाया गया था। इस स्थिति में इसे हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत के राज्यों में इसका विरोध चल रहा था, इसलिए अंग्रेजी को भी पैरेलली इसके साथ साथ राजभाषा के रूप में बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज में, जिसका अर्थ होता है कि सारे कार्य जो हैं वो हिंदी में भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हमने ये चीज अडॉप्ट की थी, तो आर्टिकल 349 के तहत की थी, ठीक है ना। इसे आप याद रख सकते हैं। हिंदी चौथी सबसे बड़ी भाषा है जिसे सबसे ज्यादा बोला जाता है। पहले नंबर पर मंदाकिनी आती है, ठीक है, जो कि चाइना की भाषा है। अन्य इन्फॉर्मेशंस में अगर हम बात करें तो 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने ये सारी जानकारियां आप लोगों को समझा दी होंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो। इसके साथ में अगर इन्फॉर्मेटिव बातों की बात की जाए तो जरूरी बातों में यह जान लीजिए कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो फिर से कह रहा हूं कि 17 सितंबर तक यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस में जो एडिशनल 10% का डिस्काउंट आ रखा है, इसका लाभ उठा सकते हैं, तो ले लीजिए। पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज ये जान लीजिए कि आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो हैं जिसमें 0% ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट है, और दूसरा
यदि आप लोन फैसिलिटी भी यूज करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा आपके एलिजिबल होने पर लोन भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 46,000 में दिया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स दोनों माध्यम में हिंदी अथवा इंग्लिश, आपको जो जमे उसको कंटिन्यू करिए। इंग्लिश के बाद में हिंदी, जो भी आपको देखना है वो देखें। मेंस इसी प्रकार हिंदी अथवा इंग्लिश, इसी प्रकार से ऑप्शनल में 19 ऑप्शनल, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपको जैसा मन में आए वैसा आप पढ़ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 200 से अधिक टीचर्स यहां पढ़ा रहे हैं, 40 से ज्यादा एडुकेटर्स खुद यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, जो आपको यहां पर अपनी एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे। किसी की भी क्लास कितनी भी बार देखिए, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, प्रिंट निकलवाइए, कंटेंट निकलवाइए, और इंपॉर्टेंट किताबें जो कि 20 किताबें आपके लिए हैं उनको आप हार्ड कॉपी में अपने घर पर पाइए। ये सारी सुविधाएं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, यानी एक बार के लिए आपने इसको यूज कर लिया तो अब आपको फिर सबसे बड़ी मुसीबत ये रहेगी क्या क्या करूं, क्या क्या छोड़ूं, क्योंकि इतना सब कुछ आपको अनअकैडमी दे रही है। बहुत अच्छी चीज इसमें जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो ये कि आप अपने एडुकेटर से बात कर सकते हैं टेलीफोनिकली। आपके साथ आपका एप्लीकेशन ऐसा बना दिया गया है कि आप अपने टीचर से जो भी डाउट आपके हैं उन्हें टेलीफोनिकली ऑन द स्पॉट आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई डाउट भी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें तो सीधा एडुकेटर तक वो पहुंचता है। तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी दे रहा है। इसके लिए करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके फिर आपको करना क्या है, सिंपल सा एक काम है कि आप अपने फोन नंबर से रजिस्टर करने के बाद गोल सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी फीस है उसमें रेफरल कोड अंकित 10 लगाइए। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लास पाइए, ठीक है। तो अंकित 10 रेफरल कोड जो है वो आपको 10% डिस्काउंट भी दिलाता है और सभी एडुकेटर्स की क्लास भी दिलाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपके संपर्क के लिए हेल्प नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपके लिए नंबर दिए हुए हैं, हेल्प एंड सपोर्ट दिया हुआ है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के ऊपर आप डिटेल में जाएंगे तो वहां पर सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। ये सब चीजें आपके लिए हैं, बस आप अश्योर करिए कि 17 तारीख तक आप सब्सक्रिप्शन ले लें। फिर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अभी इस फायदे को उठाएं, प्रीलिम्स और मेंस का सब्सक्रिप्शन कंबाइंड रूप से ले जाएं, ठीक है। यदि आप एसएससी कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं तो अभी तो आर्ट एंड कल्चर चल ही रहा है, अगले जो वीक है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होने वाली है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और आज की स्पेशल क्लास 10:10 और रात 9 बजे, इन दोनों को याद रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ